गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मिडवाइफरी के बारे में। मिडवाइफरी के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, कौन कितने प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन कौन कौन क्या होता है। प्रत्येक जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है। इस क्षमता को सही करेंगे बच्चों, इस क्षमता को उस जीव की प्रजनन क्षमता कहते हैं। इस क्षमता को ऐसे लिखेंगे, आप इसको क्लियर करेंगे। इस क्षमता को उस जीव की प्रजनन क्षमता कहते हैं, ठीक है। इस क्षमता को उस जीव की प्रजनन क्षमता कहते हैं तथा प्रजनन क्षमता तथा, यहाँ पे इसको तथा करेंगे बच्चों, तथा प्रजनन क्षमता द्वारा जीवों, सही कर लो बच्चों इसको, जीवों का वंशक्रम बना रहता है। देखिए इसके अंदर यही है कि कोई भी जीव है अपने समान जीव की उत्पत्ति करेगा, अपने समान जीव की उत्पत्ति करेगा, तो वो जो जीव को उत्पत्ति करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी, प्रजनन कहलाएगी। और प्रजनन के द्वारा ही क्या होता है, कोई भी नया जीव उत्पन्न हो सकता है, और प्रजनन के द्वारा ही क्या होता है, वंशक्रम बना हुआ रहता है, ठीक है। आपके परदादाजी, परदादा से दादाजी, दादाजी से आपके पिताजी, पिताजी से आप स्वयं है, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में जो वंश क्रम बना हुआ है, ये जो वंश का क्रम बना हुआ है, ये सब इसकी वजह से बना हुआ है, प्रजनन की वजह से बना हुआ है, ठीक है। प्रजनन क्रिया की उपस्थिति सजीवों का एक लक्षण होता है, अर्थात निर्जीव प्राणी में ये क्षमता नहीं पाई जाती है। प्रजनन की जो उपस्थिति होती है वो किस में पाई जाती है, सजीवों का एक लक्षण है। प्रजनन जो होता है वो सजीवों में पाया जाता है और निर्जीवों में नहीं प्रेजेंट होता है। सजीव का मतलब होता है जिनमें जीवन पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उसे निर्जीव कहते हैं। और निर्जीव में क्या होता है, प्रजनन की क्षमता प्रेजेंट नहीं होती है। सजीवों के अंदर क्या होती है, प्रजनन की क्षमता प्रेजेंट होती है। आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब जीवों में प्रजनन क्रिया दो प्रकार से होती है। जीवों में जो होता है प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्लियर। उसके बाद फर्स्ट हम देखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, इस प्रकार का जनन प्रक्रिया में नर व शुक्राणु के मादा के अंडाणु के संपर्क में आते हैं तथा निषेचन क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण जीव बन जाता है। इस प्रकार का जन्म बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जनन प्रक्रिया में नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, यानी नर प्लस मादा इज इक्वल टू नया जीव, ठीक है। नर का शुक्राणु और मादा के अंडाणु बराबर क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू नया जीव। आगे समझ में, यानी कि नर प्लस मादा दोनों मिलकर के नए जीव की उत्पत्ति करेंगे, और नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु मिलकर भी क्या करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी जो प्रोसेस कहलाती है ना, ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये क्या कहलाती है, निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण जीव बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या कहता है, एक नया जीव बन रहा है। देख लीजिए पूरी जो प्रोसेस है ये वाली, इसको निषेचन कहेंगे, और इससे एक नया जीव की उत्पत्ति हो रही है। क्या है समझ में। इस प्रकार का जनन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीव होता है। जैसे कि हम स्वयं है, ठीक है, हम जो मनुष्य जीव है, मनुष्य जो जीव है, जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, जो उसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव है हम। और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, लैंगिक जनन प्रेजेंट होता है। समझ में, क्लियर। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, इस प्रकार की जनन प्रक्रिया है तो शुक्राणु अंडाणु की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात एक जीव अपने शरीर के भागों में कोशिकीय विभाजन करके निषेचन क्रिया की अनुपस्थिति में नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार जनन एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा, युग्लिना, पैरामीशिया आदि में पाया जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसमें शुक्राणु अंडाणु नहीं होते हैं, इसमें शुक्राणु प्लस अंडाणु नहीं होते, इसके अंदर शुक्राणु प्लस अंडाणु नहीं होते। इसके अंदर क्या होता है, एक जीव है, कोई भी वन जीव, एक कोशिकीय जीव जो होता है, कोई एक कोशिकीय जीव है,
वो क्या करेगा, अपने बॉडी से एक पार्ट को डिवाइड करके, ये जैसे इस पार्ट को डिवाइड किया, इस पार्ट से डिवाइड करके इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, और धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से नए जीव की उत्पत्ति उसमें। आया समझ में? एक पार्ट को कट किया, कोई भी एक पार्ट, इसको कट करने के बाद में नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। आया समझ में? ये क्या होता है, इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है, इसके अंदर ना नर की जरूरत है, ना नर की जरूरत है, ना मादा की जरूरत है, ना इसमें शुक्राणु की जरूरत है, ना इसमें अंडाणु की जरूरत है। इसमें एक ही कोई एक जीव होगा, ठीक है, एक कोशी की जीव होगा, एक कोशी की जीव क्या करेगा, अपनी बॉडी का एक पार्ट तोड़ करके उससे क्या कर लेगा, नया जीव की उत्पत्ति कर लेगा। ठीक है, कोई भी एक पार्ट तोड़ लिया, जैसे कि ये वाला जो पार्ट तोड़ गया, नया पार्ट तोड़ लिया, ठीक है, खुद भी क्या हो जाएगा, धीरे 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 वापस बन जाएगा, और उससे क्या कर लेगा, एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेगा। ठीक है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, निषेचन इसके अंदर क्या होता है, नहीं होता है, निषेचन भी नहीं होता है इसके अंदर। आया समझ में? क्लियर? इसके अंदर क्या नहीं होता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके अंदर ओनली फॉर क्या होता है, एक कोशिकीय जीव अपने बॉडी पार्ट को तोड़ करके एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, बॉडी का कोई भी पार्ट है, कोई भी एक कोशिकीय जीव अपनी बॉडी के पार्ट से नए जीव की उत्पत्ति कर रहा है, वो तो अलैंगिक जनन कहलाएगा, जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, वो तो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, एक कोशिकीय जीव में प्रेजेंट होता है। और एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया आदि प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में? मानव एक बहुकोशिकीय जीव है, अतः इसमें लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। शुक्राणु व अंडाणु के गुणसूत्र के मध्य क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होने से माता पिता के गुण संतान में हस्तांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया को आनुवंशिकी कहा जाता है। देखेंगे आप कि मानव जो है, हमने अभी बात करी थी लैंगिक जनन के अंदर, कि मानव जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, और इसमें कौन सा जो पाया जाता है, किस प्रकार का जनन पाया जाता है, इसमें लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। और लैंगिक प्रकार का जन्म पाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, लैंगिक प्रकार का जनन, तो शुक्राणु की जरूरत भी पड़ेगी, अंडाणु की जरूरत भी पड़ेगी। और शुक्राणु और अंडाणु किससे मिलेंगे, शुक्राणु जो मिलेंगे वो मादा से सॉरी शुक्राणु जो मिलेंगे वो मेल से मिलेंगे, और अंडाणु जो मिलेंगे वो किससे मिलेंगे, फीमेल से मिलेंगे। और ये दोनों ही मिलकर के एक नए जीव की उत्पत्ति करेंगे। शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तभी नए जीव की उत्पत्ति होगी। शुक्राणु किससे मिलेंगे, मेल से मिलेंगे, और अंडाणु किससे मिलेंगे, फीमेल से मिलेंगे, नए जीव की उत्पत्ति। लेकिन यदि नए जीव की उत्पत्ति होगी, तो नए जीव की उत्पत्ति में जो इनके अंदर जो गुण प्रेजेंट है ना, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, वो भी क्या करेंगे, इस नए जीव के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा, यानी निषेचन होगा, इन दोनों के बीच में निषेचन होगा, तो जो इसके जो क्रोमोसोम्स है, इसके जो गुणसूत्र है और इसके जो गुणसूत्र है, ये दोनों भी क्या होंगे, क्रॉस होंगे एक दूसरे के साथ में। आया समझ में? तो इसके मेल के गुणसूत्र और फीमेल के गुणसूत्र, ये भी दोनों क्रॉस होंगे, और नए क्रॉस होंगे, तो नया जब जो जीव बनेगा, तो इन दोनों के गुणसूत्र मिलकर के इसके अंदर आएंगे। आ गया समझे? इन दोनों के गुणसूत्र मिलकर के इसके अंदर आ जाएंगे, तो मिलकर के इसके अंदर आ जाएंगे, तो क्या होगा कि मेल के गुण भी आएंगे और फीमेल के गुण भी आएंगे। जैसे कि आप सभी देखे होंगे कि आपके माता पिता से आप लोग मिलते जुलते हैं, आपके माता पिता से आप लोग मिलते जुलते हैं, तो इसका कारण क्या है कि आप लोगों के अंदर गुणसूत्रों का ट्रांसफर हुआ है, मदर से भी हुआ है और फादर से भी हुआ है। तो इसी तरीके से यही चीज तो मैंने समझा रहा है कि मेल से और फीमेल से दोनों से क्या हो जाएगा, मेल के शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक दूसरे के साथ में निषेचित होंगे, और निषेचित होंगे तो इन दोनों के जो गुणसूत्र है वो एक दूसरे से निषेचित होंगे, और नए जीव की उत्पत्ति होगी, तो उसके अंदर दोनों के गुणसूत्र प्रेजेंट होंगे, और दोनों के गुणसूत्र नए प्रेजेंट होंगे, तो इन दोनों के गुण के अंदर इस बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जो नई संतान पैदा होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, नए जीव के अंदर दोनों के गुणसूत्र देखने की मिलेंगे। इसमें यही लिखा है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होने से माता पिता के गुण संतान में हस्तांतरित हो जाते हैं, इस क्रिया को आनुवंशिक कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, जो प्रोसेस है, जैसे कि आप अपने माता पिता से मिलते जुलते, ये पूरी जो प्रोसेस है, ठीक है, गुणसूत्र के द्वारा आप लोग अपने माता पिता से मिलते हैं, एक जैसे दिखते हैं, माता पिता के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो आनुवंशिकी कहलाती है। आया समझ में? और ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। आगे क्लियर समझ में? एक सरल शब्दों में समझा दिया मैंने इसको, और नहीं समझ में आएगा तो क्लियर करेंगे और भी, लेकिन मैंने और अच्छी तरीके से समझा दिया, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ आपको। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे मानव जनन तंत्र को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। कौन कौन से जनन तंत्र कौन कौन से भागों में बटा हुआ है, एक तो देखते हैं, नर जनन तंत्र हो गया, एक मादा जनन तंत्र हो गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं हम लोगों ने।
ठीक है। मानव जन्म तंत्र को, मानव जो होते हैं दो तरह के, मेल, मानव के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है उसको। इसके अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग जो है वो है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया और एक होता है इंटरनल जेनाइटल एरिया। ठीक है, एक एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होता है और एक होता है इंटरनल जेनाइटल एरिया। ठीक है, एक्सटर्नल जो होता है वो बाह्य जननांग होते हैं, ठीक है, और इंटरनल जो होते हैं वो आंतरिक जननांग होते हैं। आया समझ में? क्लियर है? इनके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक के बारे में का मतलब है कि पहले पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल जेनाइटल बाह्य जननांग, उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग आंतरिक जननांग। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में देखिए मॉन्स पिपिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेस्टिबुलर बल्ब और पेरिनियम। ये जो एक्सटर्नल जननांग है, बाह्य जननांग है, जो आपके बाह्य जननांग है, उनके सभी के पार्ट है, ये एक एक पार्ट है। ठीक है, मॉन्स पिपिस, मोनास पिपिस जिसे कहते हैं, मॉन्स पिपिस या मोनास पिपिस जिसे कहा जाता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होती है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के अंदर प्रेजेंट होती है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के अंदर प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के पास में होता है वेस्टिबुलर बल्ब और उसके बाद में होता है लास्ट में पेरिनियम। ये सभी पार्ट है अलग अलग। ठीक है, इन सभी पार्ट्स के बारे में हम एक एक के बारे में क्लियर करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले मोनास पिपिस, ये एक पैडनुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि एडिपोस उत्तक से बनी होती है, एडिपोस टिश्यू से मिलकर के बनी होती है ये। ठीक है, और यह प्यूबिस के सामने स्थित भाग पर, प्यूबिक के सामने स्थित भाग पर होती है जिस पर प्यूबिक बाल प्रेजेंट होते हैं। देखेंगे ये बॉडी स्ट्रक्चर है किसी मेल फीमेल का। ठीक है, मेल फीमेल का एक बॉडी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए उसका जेनाइटल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी ना ये इस जगह, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे ये क्या प्रेजेंट है, मोन्स पीबिस, मोनास पीबिस जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनास प्यूबिक। ठीक है, मोनास प्यूबिक है। ये यहाँ पे क्या होता है कि जो ये मोनास पीबिस जो होते हैं, ये कौन सी संरचना है, एक पैडनुमा संरचना है, पैड की आकृति की। एंटीरियर पार्ट से देखा जाए ना, फीमेल को एंटीरियर पार्ट पे देखा जाए, फीमेल को एंटीरियर पार्ट से देखा जाए तो फ्रंट के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसके जस्ट ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, मोनास पीबिस प्रेजेंट होता है। और मोनास पीबिस जो होता है वो क्या होती है, एक पैडनुमा संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है पैड की जिस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, गद्देदार एक पैड स्ट्रक्चर होती है, पैडनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो किसकी बनी होती है, एडिपोस टिश्यू की मिलकर के बनी होती है, एडिपोस टिश्यू से मिलकर के बनी होती है ये प्यूबिक के सामने वाले भाग में। ये क्या होता है, फीमेल जो होती है ना, फीमेल के सामने वाले भाग में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल एंटीरियर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, जिस पर प्यूबर्टी की एज में प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिस पर क्या होते हैं, प्यूबर्टी की एज में प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, मोनास पीबिस। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोनास पीबिस क्या होता है, एक पैडनुमा संरचना होती है, ये एडिपोस टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, ये फीमेल की फ्रंट एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये जो फीमेल का जेनाइटल वाला पार्ट है उसके जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और प्यूबर्टी की एज के अंदर यहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर आया समझ में? ये सब चीजें आप मान लो किसमें पढ़ेंगे, मोनास पीबिस। आइए समझ में मोनास पीबिस के बारे में क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा क्या होता है, वेजाइना का पार्ट है ये भी। ये वल्वा की बाह्य संरचना का निर्माण करता है। ये इस तरीके से जो होती है वल्वा होती है। ठीक है, वल्वा इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की वल्वा स्ट्रक्चर होती है। क्लियर करेंगे आप लोग। जो इसकी बाह्य सतह है वो है, तो वल्वा की बाहरी संरचना का निर्माण करते हैं। ये वसा की संयोजी उत्तकों से बनी होती है। इस भाग को वृहद भगोष्ठ भी कहा जाता है। ये भाग स्क्रोटम के समजात संरचना होती है। ठीक है, ये जो वल्वा होता है उसकी बाह्य, बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये वसा की संयोजी उत्तकों से बनी होती है। जो वसा होती है उसके जो संयोजी उत्तक है, वसा के जो संयोजी उत्तक है, जो टिश्यू है, संयोजी टिश्यू है, उनसे मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। ये बाहर की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इस भाग को वृहद भगोष्ठ के नाम से जाना जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, वृहद भगोष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वृहद भगोष्ठ के नाम से। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, वृहद भगोष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। और यह भाग स्क्रोटम, स्क्रोटम का मतलब क्या होता है, स्क्रोटम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है स्क्रोटम, जहां पर जिसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, फ्यूचर
स्क्रोटम के अंदर जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टीज वहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाती है, टेस्टीज प्रेजेंट होती है, और वहीं पे क्या होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल के अंदर। और ये क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा होता है समजात का, मतलब सेम जैसे इसकी जैसी आकृति दिखाई देती है स्क्रोटम के अंदर, और स्क्रोटम इसके जैसा दिखाई देता है, और ये स्क्रोटम के जैसे दिखाई देता है। आया समझ में? ऐसी स्ट्रक्चर भी इसकी ऐसी तरीके से होती है। ये भाग स्क्रोटम की समजात संरचना होती है। स्ट्रक्चर, संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, सेम संरचना स्क्रोटम की जैसी दिखाई देती है इसकी। आगे समझ में क्लियर है? लेबिया मेजोरा का। उसके बाद हम देखेंगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो होती है लेबिया मेजोरा के अंदर जो प्रेजेंट होती है, इस तरीके से हमने अभी लेबिया मेजोरा पढ़ा, इस तरीके से लेबिया मेजोरा पढ़ा, तो इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है वो लेबिया माइनोरा होती है। ये प्रेजेंट कितनी होती है, ये भी दो होती है, लेबिया मेजोरा भी दो होती है, और लेबिया माइनोरा भी दो होती है। ठीक है, और लेबिया मेजोरा को पृथक करने के बाद, और लेबिया माइनोरा को देखना है आपको, तो पहले इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर लेबिया माइनोरा को देखा जा सकता है। लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस के सामने जुड़कर फेनिलम और प्यूपिस बनाती है। लेबिया माइनोरा क्या करती है, क्लाइटोरिस के सामने जुड़ करके फेनिलम और प्यूपिस का फॉर्मेशन करती है। आया समझ में? क्लियर है? लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस के सामने जहाँ पे जुड़ेगी वहाँ पे फेनिलम और प्यूपिस की फॉर्मेशन करती है। क्लियर? लेबिया माइनोरा का। उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, मादा जनन तंत्र का सर्वाधिक संवेदनशील अंग है। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये नर के शिशन के समजात होता है। ठीक है, ये मादा जनन तंत्र का बहुत ही संवेदनशील पार्ट होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है बहुत ही ज्यादा। इसकी लंबाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह अंग नर के शिशन के समजात होता है। शिशन का मतलब पेनिस के समजात। पेनिस के क्या होता है, समजात, सेम पेनिस के जैसा दिखाई देता है स्ट्रक्चरल रूप से, और ये यूरिथ्रा से, लेकिन ये यूरिथ्रा से जुड़ी नहीं होती है। जो पेनिस होता है वो यूरिथ्रा से जुड़ा रहता है। पेनिस जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है, यूरिथ्रा से जुड़ा रहता है, लेकिन ये क्या होता है, यूरिथ्रा से जुड़ी नहीं रहती है। क्लाइटोरिस आगे समझ में कंप्लीट है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वेस्टिब्यूल। ये एक त्रिकोणाकार संरचना होती है जो कि अग्र सतह पर क्लाइटोरिस, पश्च सतह पर फॉर्चिट और जो लेटरल सतह पर, जो लेटरल यानी आइट साइड की सतह होती है उसके ऊपर लेबिया माइनोरा से घिरा होता है। ये त्रिकोण कर की संरचना होती है। इस तरीके से लेबिया मेजोरा थी। लेबिया मेजोरा के अंदर जो होती है लेबिया माइनोरा होती है। लेबिया माइनोरा के अंदर जो होती है वो क्या होती है, ये इस तरीके से वेस्टिब्यूल होता है। त्रिकोणा संरचना होती है, इस तरीके से वेस्टिब्यूल होता है। इसके जो इसकी अग्र सतह पे तो क्लाइटोरिस, ऊपर की सतह पे तो क्या होता है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, और पश्चिमी सतह पे फॉर्चिट, यहाँ पे फॉर्चिट प्रेजेंट होता है इस जगह पे। ठीक है, और आइट साइड के अंदर लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होती है। लेबिया माइनोरा प्रेजेंट आइट साइड के, ठीक है, आइट साइड में लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर यूरिनल छिद्र यानी कि यूरिथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। वेजाइनल ओपनिंग के अंदर हाइमन प्रेजेंट होती है, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और स्किनी डक्ट प्रेजेंट होती है। यहाँ समझ में क्लियर है? वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये एक त्रिकोणा संरचना होती है। ठीक है, ये अग्र पार्ट के अंदर किससे, क्लाइटोरिस से, और पश्च पार्ट के अंदर नीचे की तरफ जो होती है, पश्च पार्ट की तरफ किससे जुड़ी होती है, फॉर्च्यूट पाया जाता है। और इसके आइट साइड के अंदर लेटरल पोजीशन है। ठीक है, इसकी लेटरल पोजीशन पे कौन प्रेजेंट होता है, लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर कौन कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसके अंदर यूरिथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, हाइमन प्रेजेंट होती है, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और स्किनी डक्ट प्रेजेंट होती है। आया समझ में? क्लियर है वेस्टिब्यूल के बारे में? उसके बाद में देखेंगे वेस्टिब्यूल बल्ब। वेस्टिब्यूल बल्ब जो होता है इरेक्टाइल उत्तकों से बनी संरचना होती है जो वेस्टिब्यूल झिल्ली के पास स्थित होती है। वेस्टिब्यूल झिल्ली के पास में जो स्थित होती है वो क्या होती है, वेस्टिब्यूल बल्ब कहलाती है। ये इरेक्टाइल उत्तकों से बनी होती है। किससे बनी होती है, इरेक्टाइल उत्तकों से, जिसमें इरेक्शन पाया जाता है। ठीक है, जो वेस्टिब्यूल झिल्ली के पास में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है, पेरिनियम जो होता है ये वेजाइना है, वेजाइना से लेकर के उसके बाद में यहाँ पे आ गया रेक्टम। ठीक है, ये वेजाइना मान लीजिए, ये वेजाइना, फीमेल वेजाइना। ठीक है, और ये रेक्टम, इन दोनों के बीच की दूरी, इसके बीच में खाली स्पेस रहता है ना, वेजाइना और रेक्टम, वेजाइना का एंड पार्ट और रेक्टम का अपर पार्ट, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह रहती है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेरिनियम। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। आगे समझ में क्लियर है? उसके बाद में हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई। अब इनको ब्लड सप्लाई कौन कौन करता है, इनको ब्लड सप्लाई कौन करता है, इनको इंटरनल पोडेंटल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, इंटरनल पोडेंटल वेन इनको ब्लड सप्लाई करती है, वेजाइनल वेन प्लेक्सस उनको ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद में ब्रेस्ट सिफेरस शिरा जो होती है वो भी क्या करती है, इनको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में है आप देखेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, वेजाइना पढ़ेंगे, गर्भाशय यानी यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, और
ओवेरिज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे आप लोग योनि वेजाइना के बारे में देखेंगे। वेजाइना जो होती है एक नलिकाकार संरचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह भाग मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग के पीछे की और गुर्दीय भाग में मलाशय के सामने स्थित होता है। ठीक है, और इसके कार्य क्या होते हैं? लैंगिक क्रिया के दौरान योनि में पेनिस द्वारा वीर्य संकलित किया जाता है। प्रसव के दौरान शिशु का जन्म इसी प्रसव नली से होता है और शिशु बाहर आता है। योनि में पर्याप्त मात्रा में रक्त व तंत्रिका आपूर्ति होती है। देखेंगे ये एक नलिकाकार संरचना होती है। क्या होती है? एक नलिकाकार इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होती है पूरी वो कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यह मूत्राशय भाग तथा मूत्र मार्ग के पीछे और गुर्दीय भाग में मलाशय के सामने स्थित होती है। ये इस तरीके से होती है। यहाँ पे ब्लैडर प्रेजेंट है, ये इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेक्टम प्रेजेंट होगा। ये आपका यूट्रस, ये इस तरीके से। आगे समझ में? ये तो आगे आपका यूरिथ्रा वाला पार्ट, ये वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और ये आपकी रेक्टम वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका ब्लेडर, ये यूट्रस, और ये क्या होता है आपका लास्ट रेक्टम वाला पार्ट है। तो रेक्टम पार्ट, गुर्दीय भाग जिसे कहते हैं, गुर्दीय भाग। ठीक है, मलाशय जिसे कहते हैं। ठीक है, ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। यानी कि इसमें देखिए ये लिखा है कि ये भाग मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग के पीछे, ये भाग मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग के पीछे, ये मूत्र मार्ग हो गया, ये मूत्राशय हो गया, ये ब्लैडर हो गया जिसे मूत्राशय कहते हैं, और ये मूत्र मार्ग हो गया जिसे क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहते हैं। इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। और रेक्टम वाला जो पार्ट होता है, गुर्दीय मार्ग जो होता है, गुर्दीय मार्ग की जस्ट अब आगे की तरफ, आगे गुर्दीय मार्ग, ये तो हो गया मलाशय और ये हो गया गुर्दीय भाग। ठीक है, इसके जस्ट आगे की तरफ प्रेजेंट। कार्य क्या करती है ये वेजाइना? कार्य क्या करती है? ये करती है पेनिस द्वारा जो वीर्य को संकलित किया जाता है, वहाँ पे छोड़ा जाता है पेनिस को। वहाँ पे जो पेनिस द्वारा जो वहाँ पे वीर्य रखा जाता है वेजाइना के ऊपर, उसको क्या करती है? ये अंदर की तरफ लेने का काम करती है, अंदर की तरफ भेजने का काम करती है, आगे ट्रांसफर यानी वे प्रोवाइड करने का काम करती है। प्रसव के दौरान शिशु का जन्म इसी मार्ग द्वारा होता है। प्रसव के दौरान जो होता है बच्चे को बाहर निकलने के लिए भी यही मार्ग जगह देता है। ठीक है, और इसी से बाहर बच्चा बाहर आता है, शिशु बाहर इसी से आता है। योनि में पर्याप्त मात्रा में रक्त और तंत्रिका आपूर्ति होती है। और योनि के अंदर जो होता है पर्याप्त मात्रा में रक्त की जो और तंत्रिका की जो आपूर्ति बहुत अच्छी होती है। समझ में क्लियर है? उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है? मस्कुलर लेयर होती है इसमें और म्यूकस लेयर होती है इसके अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है? इसमें मस्कुलर लेयर भी होती है और एक म्यूकस लेयर भी होती है इसके अंदर। कौन देखेंगे इसके अंदर आगे? इसके अंदर मस्कुलर लेयर क्या होती है? योनि में पेशी परत होती है जो कि चिकनी और लंबवत संयोजी ऊतकों से बनी होती है। इसमें योनि में संकुचन और विसंकुचन गति होती है। ठीक है, मस्कुलर लेयर जो होती है वो क्या होती है? एक पेशी परत होती है जो बहुत ही क्या होती है? चिकनी होती है, लंबवत संयोजी ऊतकों से बनी होती है। ये क्या होती है? संयोजी ऊतकों से मिलकर के बनी होती है। इसमें संकुचन और विसंकुचन की गति होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके, संकुचन फिर रिलैक्सेशन, संकुचन फिर रिलैक्सेशन, संकुचन फिर रिलैक्सेशन की प्रेजेंट मस्कुलर लेयर की वजह से ही इसके अंदर संकुचन और विसंकुचन की गति प्रेजेंट होती है। आया समझ में? क्लियर हो जो? उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके अंदर म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर क्या होती है? म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली होती है। यह पेशी स्तर की आंतरिक सतह पर श्लेष्मा की परत होती है। ये क्या होती है? पेशी स्तर की आंतरिक सतह होती है। और क्या होती है? श्लेष्मा की परत होती है। ये परत स्तरित शल की उपकला की बनी होती है। ये बहुत सारी परतें जो इस तरीके से एक ऊपर एक जो परतें होती है ना, एक ऐसी इस तरीके से परतें सेट होती है, उस तरीके की उपकला से बनी होती है। ये आया समझ में? बहुत सारी परतें मिलकर के बनाती है। आंतरिक परत होती है, म्यूकस लेयर होती है, और ये म्यूकस का सिक्रेशन करने का काम भी करती है, यानी कि वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है वेजाइना वाले पार्ट। आया समझ में? क्लियर है? उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कौन कौन ब्लड सप्लाई करता है। तो यहाँ पे जो है आर्टरियल सप्लाई जो होती है, आर्टरियल सप्लाई होती है, जो गर्भाशय धमनी होती है, हाइपोगैस्ट्रिक धमनी होती है, मध्य रेक्टल धमनी होगी, इंटीरियर योनि धमनी, इन सभी के द्वारा यहाँ पे जो होता है आर्टरियल सप्लाई होती है। और विनस ड्रेन किसके द्वारा होता है? यहाँ पे विनस ड्रेन जो होता है वो होता है इंटरनल इलियक वेन के द्वारा होता है, और इंटरनल पुडेंटल वेन के द्वारा जो यहाँ पे होता है वेनस ड्रेन होता है, वेनस सप्लाई होता है। आर्टरियल सप्लाई तो आर्टरियल सप्लाई अलग होती है और वेनस सप्लाई अलग हो जाती है इसमें। ठीक है, नर्व सप्लाई कौन करता है? यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस करता है, और पेल्विक नर्व जो होती है यहाँ पे क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। फंक्शन क्या होते हैं योनि के? योनि क्रिया अंग का कार्य करता है।
ठीक है। यौन क्रिया अंग का कार्य करने का काम भी कौन करता है? योनि करती है, जो वेजाइना करती है। प्रसव प्रक्रिया के दौरान जन्म कैनाल का निर्माण भी करती है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, और जो स्पर्म है उनको अंदर तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? आपके वेजाइना ही करती है। आया क्लियर? आएगा समझ में? उसके बाद में देखेंगे हम लोग यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? गर्भाशय श्रोणि गुहा में स्थित होता है। इसकी संरचना में लंबाई कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर होती है। और जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन जो होता है वो कितना होता है? 60 ग्राम। इसका जो वजन जो होता है वो कितना होता है? 60 ग्राम होता है। गर्भावस्था के दौरान इसका आकार 6 गुना बढ़ जाता है और बाहर लगभग कितना हो जाता है? 900 ग्राम हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, इसका जो भार होता है वो जो था उसका 9 से 10 गुना बढ़ गया, यानी कि 900 से 1000 ग्राम का इसका जो वेट हो जाता है। 900 से कितना हो जाता है? 900 से 1000 ग्राम का हो जाता है कम से कम। 900 से कितना हो जाता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इसका वेट हो जाता है। लगभग इसका 900 से 1000 ग्राम इसका क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। और लगभग इसकी जो वेट होता है, नॉर्मल जो वेट होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो वेट होता है वो 60 ग्राम होता है। इसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर होती है। आया समझ में? ये क्या होता है? गर्भाशय श्रोणि गुहा में स्थित होता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद में देखेंगे हम लोग इसकी संरचना। संरचना में इसके अंदर जो होता है बॉडी होती है, स्टमक होता है और सर्विक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक इनफंडी क्या बोलते हैं, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको ठीक है। आया समझ में? क्लियर? इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग बॉडी। कार्पस गर्भाशय का मुख्य भाग होता है जो कि स्तमस के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। कार्पस के दोनों ओर से फैलोपियन ट्यूब निकली रहती है, सहायक होती है। ठीक है, जो बॉडी और जो बॉडी होती है इस तरह की बॉडी होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये बॉडी, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। देखेंगे इसमें, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है? एक तो ये होती है बॉडी, ये क्या होती है? बॉडी। और ये जो होती है वो आपकी क्या होती है? सर्विक्स। और बॉडी और सर्विक्स के बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है वो कौन होता है? स्टोमस। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? बॉडी जो होती है यहाँ पे कौन निकला रहता है? इसको कॉर्पस वाला भाग भी बोला जाता है। ठीक है, ये कॉर्पस वाला पार्ट भी होता है। और यहीं से कौन निकला हुआ रहता है? ऊपरी भाग से। इसके ऊपरी भाग से कौन निकली रहती है? फैलोपियन ट्यूब बाहर निकली रहती है। कार्पस के दोनों ओर से फैलोपियन ट्यूब निकली रहती है। फैलोपियन ट्यूब निकली हुई है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब बाहर निकली रहती है। और ये क्या होता है? कॉर्पस जो होता है गर्भाशय का जो मुख्य भाग होता है, ये जो होता है बॉडी वाला जो पार्ट होता है गर्भाशय का बहुत मुख्य भाग होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो होता है, प्रेगनेंसी का जो इम्प्लांटेशन होता है वो इसी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक बॉडी वाले पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। 9 महीने तक की बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है, गर्भाशय के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो भी यही इसी के अंदर होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक के जस्ट ऊपर के ऊपर ऊपरी वाला भाग जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका? आपका कौन क्या प्रेजेंट होता है? बॉडी होती है या कॉर्पस होता है। ठीक है, कॉर्पस से या बॉडी से क्या निकला हुआ रहता है? ऊपरी सतह से क्या निकली रहती है? फैलोपियन ट्यूब बाहर निकली हुई दिखाई देती है। ठीक है, आगे समझ में? उसके बाद हम लोग देखेंगे स्तमस। स्तमस के सर्विक्स तथा बॉडी के मध्य का एक भाग होता है। स्तमस होता है ये आंतरिक ऑस के पास प्रेजेंट होता है। ये इंटरनल ऑस जो होता है ना, इंटरनल ऑस के पास में प्रेजेंट होता है। दो तरह के ऑस प्रेजेंट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल ऑस और एक होता है इंटरनल ऑस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे क्या होता है? जो स्तमक प्रेजेंट होता है, जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया था कि ये इस तरीके से
मैंने अभी आपको बताया, क्लियर किया कि ये जो सर्विक्स है ये इस्टमस है। अब देखिए यहाँ पे सर्विक्स है, इस सर्विक्स में यहाँ पे तो प्रेजेंट है इंटरनल ऑस और यहाँ पे प्रेजेंट है एक्सटर्नल ऑस। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके एक्सटर्नल ऑस, और इन दोनों के बीच में सर्विक्स प्रेजेंट है 2.5 सेंटीमीटर की होती है, 2.5 सेंटीमीटर की सर्विक्स, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे से वेजाइना, यहाँ से वेजाइना स्टार्ट है, आगे समझ में। और यहाँ से ऊपर जो हल्का सा इस्टमस प्रेजेंट है, ये इस्टमस, ठीक है, ये वाला इस्टमस वाला पार्ट है पूरा, ठीक है। और यहाँ से इस्टमस से ऊपर जो होता है बॉडी, सर्विक्स, सर्विक्स हो गई, इस्टमस हो गया, बॉडी हो गया, आगे समझ में, क्लियर है क्या? ये इस तरीके से समझ में देखा जाए तो, ठीक है। ये जो होता है ये यूट्रस की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर हम लोगों ने आपको इस्टमस बताया, ये इस्टमस होता है। इस्टमस जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, इस्टमस सर्विक्स तथा बॉडी के मध्य का भाग होता है, सर्विक्स और बॉडी के मध्य का भाग होता है, और ये इंटरनल ऑस के प्रेजेंट होता है, इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस के पास में प्रेजेंट होता है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है यार, ये देख लीजिए, ये जो आपकी, ये तो बॉडी हो गई पूरी, ये इस्टमस है, यहाँ इस्टमस है, यहाँ पे जो होता है वो कौन सा होता है, इंटरनल ऑस, ठीक है। ये जो हो गई आपकी सर्विक्स हो गई, और यहीं से यह निकलेगा आपकी वेजाइना निकलेगी, और ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल ऑस। और यहाँ पे ये तो हो गई सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की, ये यहाँ पे इस्टमस हो गया, ये बॉडी हो गई, ठीक है। और ये सर्विक्स हो गई, सर्विक्स, इस्टमस, बॉडी, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, क्लियर है। इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस जो होता है, इंटरनल ओएस जो होता है वो तो जो होता है वो अंधेरे से खुलता है, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, बेबी को डिलीवर्ड कराने के लिए जो कि एक गेट होते हैं, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। यहाँ पे जो गेट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस कहा जाता है, क्लियर है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सर्विक्स, ये गर्भाशय का आंतरिक भाग होता है जो कि गिरवा के सामने उपस्थित होता है, जो कि इस्टमस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसकी आंतरिक सतह में दो उभार प्रेजेंट होते हैं, जिसे इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस के नाम से जाना जाता है। सर्विक्स तथा कॉर्पस को इंटरनल ओएस द्वारा पृथक्कृत किया जा सकता है। कॉर्पस वाला जो पार्ट होता है उसको क्या किया जाता है, सर्विक्स और कॉर्पस वाले पार्ट को क्या इंटरनल ओएस द्वारा पृथक किया जाता है। एक्सटर्नल ओएस की सहायता से सर्विक्स और वेजाइना को अलग कर दिया। एक्सटर्नल, देखो मैंने कहा ना आपको, एक्सटर्नल ओएस जो होता है वो सर्विक्स को और वेजाइना को अलग करने का काम करता है, और इंटरनल ओएस जो होता है वो सर्विक्स को और कॉर्पस यानी बॉडी वाले पार्ट को अलग करने। ये बीच में जो इस्टमस होता है ना, वो इस्टमस वाला पार्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस्टमस वाले पार्ट को भी अलग करने का काम कौन करता है, इस्टमस वाले पार्ट के ऊपर जो होता है वो इंटरनल ओएस प्रेजेंट होता है, और एक्सटर्नल वाला पार्ट जो होता है सर्विक्स का लास्ट पार्ट होता है, और वेजाइना की स्टार्टिंग होती है, वहीं पे क्या होता है, एक्सटर्नल ओएस प्रेजेंट होता है। ये गेट का काम करते हैं, ये गेट होती है, विंडो होती है, जब बेबी को बाहर निकलना होगा तभी ओपन होती है ये, आया समझ में। जो गर्भाशय का जो अंतिम भाग होता है वो क्या हो जाता है आपका, सर्विक्स ही कहलाती है, और जो स्तमस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। आगे समझ में, क्लियर है, सब चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। उसके बाद देखेंगे गर्भाशय की आंतरिक संरचना की भित्ति का निर्माण 3 परतों से होता है। जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर जो लेयर होती है, जिसके अंदर की जो लेयर होती है वो कौन कौन सी लेयर होती है, 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। एक तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, तीनों में लेयर से मिलकर बना है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट हम लोग पेरीमेट्रियम के बारे में। ये गर्भाशय भित्ति की सबसे बाह्य परत का निर्माण करती है, जो कि पेरिटोनियल आवरण है, ठीक है। ये जो होती है पेरीमेट्रियम, जो होती है गर्भाशय की सबसे बाहर की भित्ति है। ये इस तरीके की यूट्रस की स्ट्रक्चर थी अपनी, देखेंगे आप लोग, मैं क्लियर करेंगे आपको अच्छी तरीके से। ये यूट्रस है, यूट्रस की जो ये इस तरीके से की स्ट्रक्चर है यूट्रस की। यूट्रस के अंदर ये 3 लेयर से मिलकर के बना होता है यूट्रस। इसमें एक लेयर ये भी होती है इस तरीके से, देखेंगे आप, मैं बताता हूँ आपको सबसे अच्छी तरीके से क्लियर कर, ठीक है। ये देखेंगे आप लोग, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले हमने देखा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है सबसे बाहर वाली परत होती है, सबसे बाहर वाली परत होती है, बाहर वाली सबसे जो बाहर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और ये पेरिटोनियल आवरण होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होती है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको पेरिटोनियल आवरण भी कहा जाता है।
और ये गर्भाशय की सबसे बाहर वाली परत होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम कहा जाता है। यूट्रस का बाहर वाला पार्ट होता है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है यूट्रस होता है, जो 3 लेयर से मिलकर के बनता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है, बाहर वाली लेयर होती है, जो कि पेरिटोनियल का क्या होता है, आवरण होता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है, मध्य की परत होती है, अंदर वाली परत होती है। हम लोगों ने इसमें देखा, इसके अंदर देखो ये वाली जो परत है ये कौन सी है, मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये जो होती है वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, बीच वाली जो परत होती है, मिड वाली परत जो होती है यूट्रस की, वो कौन सी होती है, मायोमेट्रियम होती है। और सबसे अंदर वाली जो परत होती है जिसके ऊपर एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर क्या होता है, बेबी कंसीव होता है, जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है, वो कौन सी लेयर होती है, वो होती है एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ठीक है। बाय वाली लेयर है उसको पेरिटोनियल आवरण भी कहा जाता है। मायोमेट्रियम जो होती है मिडिल वाली लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम होती है वो जो होती है अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम में गर्भाशय भित्ति की मध्य की परत होती है, जिसका निर्माण संयोजी ऊतकों के द्वारा चिकनी पेशियों द्वारा होता है। गर्भाशय के दौरान ये गर्भावस्था के दौरान ये पेशी 3 संरचनात्मक रूपों में विभक्त हो जाती है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स के रूप में 3 भागों के अंदर, 3 पेशियों के अंदर विभक्त हो जाती है ये लेयर, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान पे तो कौन कौन सा है, इसके अंदर देखेंगे एंडोमेट्रियम, लास्ट के थर्ड देखेंगे एंडोमेट्रियम। ये गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है जिसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, इसमें देखिए ये सतही एपिथेलियल ऊतक प्रेजेंट होते हैं, स्टोमा प्रेजेंट होता है, एसेंशियल टिश्यू प्रेजेंट होती है, एंडोमेट्रियल ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आया समझ में, क्लियर। सबसे इंटरनल जो होती है, सबसे अंदर की जो परत होती है वो तो एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेगनेंसी के अंदर जो प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन होता है, जो बेबी जो कंसीव होता है वो वहाँ पे यहीं पे होता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। इसी एंडोमेट्रियम लेयर को जो है इन प्रेगनेंसी के अंदर डेसिडुआ के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे अब कौन कौन से सहायक लिगामेंट्स होते हैं, कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं जो क्या बोलते हैं यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। गर्भाशय की स्थिति को बनाए रखने के लिए उसकी संरचना के कुल 4 लिगामेंट जुड़े रहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। एक तो विस्तारित लिगामेंट 2, गोलाकार लिगामेंट 2, गर्भाशय सेकल लिगामेंट 2 और अनुपस्थ सर्वाइकल लिगामेंट। लिगामेंट 3 तरह के 4 तरह के लिगामेंट्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं गर्भाशय को एक स्थिति में बना के रखते हैं, उसकी संरचना को बना के रखने का काम करते हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे फर्स्ट देखेंगे हम, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ब्लड सप्लाई। कौन कौन सी ब्लड सप्लाई है, कौन कौन है जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है यूट्रस को, तो देखिए यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी जो है वो उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, O2 ब्लड देती है, ठीक है। CO2 ब्लड को लेकर के आता है, यूट्राइन वेन जो होती है वो CO2 ब्लड लेकर के आती है वापस यूट्रस से, ठीक है। और जो लस्सी का आपूर्ति है वो कौन करता है, बाह्य और आंतरिक आपूर्ति कौन करता है, बाह्य और आंतरिक आपूर्ति लस्सी का आपूर्ति करती है। तंत्रिका आपूर्ति नर्व सप्लाई कौन करता है, नर्व सप्लाई करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर क्या करता है, इसको नर्व सप्लाई करता है। बच्चों इसके अंदर ये देखेंगे आप लोग की लस्सी का आपूर्ति, इसको काटेंगे आप, ये कोई मतलब का टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है और ये सही भी नहीं है, गलत मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, गलत मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। तंत्रिका की आपूर्ति के अंदर नर्व सप्लाई के अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखेंगे। इसके अंदर फंक्शन देखेंगे, प्यूबर्टी के मीनोपॉज मासिक द्रव में रक्त स्राव के लिए काम आता है, ठीक है। प्यूबर्टी से मीनोपॉज तक मासिक द्रव और रक्त स्राव कहाँ से होता है, यहीं से ही होता है, ठीक है। कहाँ से, यूट्रस से ही होता है। शुक्राणु और अंडाणु तक पहुंचने हेतु मार्ग प्रदान करने का काम भी कौन करता है, यूट्रस ही करता है। निश्चित अंडे का इम्प्लांटेशन करने का काम भी कौन करता है, यूट्रस करता है। और उसको पोषण प्रदान करने का काम भी कौन करता है, यूट्रस ही करता है, ठीक है। गर्भाशय जिसे कहते हैं। परिपक्व भ्रूण को योनि से बाहर निकल आने हेतु मार्ग प्रदान करने का काम भी कौन करता है, यूट्रस प्रोवाइड करता है। यूट्रस के बहुत सारे काम है, ठीक है। प्यूबर्टी से लेकर के मीनोपॉज तक जो मेंसेस आते हैं फीमेल के अंदर वो भी यूट्रस से ही आते हैं। शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, यूट्रस ही करता है, ठीक है। निशेषित अंडा जो है फर्टिलाइज्ड होकर के जो ओवम आया उसको इम्प्लांट करने का काम भी कौन करता है, आपके यूट्रस ही करता है, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे भ्रूण को जो पोषण प्रदान करने का काम भी कौन करता है, यूट्रस ही करता है। और उसके अलावा जो परिपक्व भ्रूण को योनि से बाहर निकालने के लिए, यानी बच्चे को बाहर निकालने, कंप्लीट हो गया 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, अब बच्चे को बाहर निकलना है, तो बाहर निकालने के लिए जो मार्ग प्रदान करने का काम करता रहता है वो भी कौन करता है, आपका यूट्रस ही करता है। आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, अंडवाहिनी को गर्भाशय नलिका या अंडाशय नलिका भी कहा जाता है। ये संख्या में 2 होती है जो गर्भाशय के दोनों पार्ट्स पर स्थित होती है। मैंने बताया था आपको, इस तरीके की भी अभी अपन ने जस्ट बात करी थी,
इस तरीके से बात करी थी, ये यूट्रस है। अभी हम लोगों ने बात करी थी ये इस तरीके से यूट्रस होता है, और ये जो है ये दोनों है, ये वाली जो है ये स्ट्रक्चर, ये पूरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब है ये, कैसे सर कंप्लीट होती है, बॉडी वाले पार्ट से कनेक्ट होती है। ऊपर का जो बॉडी वाला पार्ट है, फंडस बॉडी और सर्विक्स, ये फंडस वाला पार्ट है, ठीक है। ये फंडस वाला पार्ट है, डोम शेप्ड होता है। ये बॉडी वाला पार्ट है ना, ये वाला बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ से कनेक्ट होती है, ये दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। जिस संख्या में कितनी होती है, ये दो अंडवाहिनी गर्भाशय नलिका, यूट्राइन ट्यूब या अंडाशय नलिका के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। ये संख्या में कितनी होती है, दो होती है, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है। इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। ये गर्भाशय गुहा में दोनों पार्श्व छिद्रों द्वारा खुलती है, ठीक है। गर्भाशय गुहा में क्या होती है, दोनों पार्श्व छिद्रों द्वारा खुलती है, यहाँ पे इस तरीके से खुलती है। आगे समझ में क्लियर है, कंप्लीट। आगे देखेंगे फैलोपियन ट्यूब में, आगे की तरफ देखेंगे फैलोपियन ट्यूब, ये आगे, ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब ये ओवेरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है इस तरीके की, यहाँ तक की। ये फिमरी वाला पार्ट है लास्ट, ठीक है, इसके अंदर। और ये जो होता है आपका, ये जो है ये तो आपका क्या हो गया, फंडस हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये बॉडी हो गया, ये हो गया आपके इधर सर्विक्स हो गया, छोटी सी सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, ये आपका ये इंटरनल ओएस हो गया आपका, ये एक्सटर्नल ओएस हो गया, ये आप बीच में सर्विक्स प्रेजेंट होती है इस जगह पे, और यहाँ पे इंटरनल ओएस है। ये सर्विक्स, ये इंटरनल ओएस, ये सर्विक्स है। सही से बताते हैं आपको, देखो ये इंटरनल ओएस हो गया, एक्सटर्नल ओएस सॉरी, ये इंटरनल ओएस हो गया, ये सर्विक्स हो गया। इसकी जो तीनों लेयर बता दी थी मैंने, ये एंडोमेट्रियम हो गई, ठीक है, ये बीच वाली मायोमेट्रियम हो गई, ये पेरीमेट्रियम हो गई, ठीक है। ये यूट्रस हो गया है पूरा, ये फिम्ब्री हो गई है, इनफंडिबुलम वाला पार्ट हो गया है ये, ठीक है, ये पूरी यूट्राइन ट्यूब हो गई। आ गया समझ में, ये बॉडी हो गई और ये ओवेरी हो गई, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर निकली है, ये कौन हो गई, ये वेजाइना हो गई, क्लियर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे संरचना। अंडवाहिनी की संरचना में 3 भागों को किया जाता है। इसमें कौन कौन सा है, इंट्रास्टिलियल या इंट्राम्यूरल पार्ट, इस्थमस पार्ट, एम्पुला पार्ट और इनफंडिबुलम पार्ट। इन दोनों तीनों की चारों के बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट। ये अंडवाहिनी का सर्वाधिक सकरा भाग होता है, जिसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर तथा व्यास 1.2 mm होता है, तथा ये गर्भाशय की सतह में स्थित होता है। ये गर्भाशय की सतह में फर्स्ट पार्ट था ना, इस तरीके से यूट्रस से कनेक्ट था, ये फर्स्ट जो पार्ट था, ये इस तरीके से इंट्राम्यूरल वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो इंट्राम्यूरल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है कौन सा होता है, इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है जो किससे कनेक्ट होता है, गर्भाशय की सतह से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये सबसे सकरा भाग होता है, और जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर होती है, व्यास जो होता है 1.2 mm होता है, ठीक है। और ये गर्भाशय की सतह में स्थित होता है, ये गर्भाशय की सतह में स्थित होता है, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग स्तमत। ये मोटा भाग होता है, ये मोटा भाग नहीं भाग होता है, ये मोटा भाग होता है। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर थी, इसकी व्यास जो होता है 1.2 mm होता है। यह गर्भाशय के बाहर निकला वाला भाग होता है। अब जो अपन ने देखो इंट्राम्यूरल वाला पार्ट देखा, इंट्राम्यूरल के बाद में जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है, स्तमस वाला पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्तमस वाला पार्ट, ठीक है, स्तमस वाला पार्ट है। फिर उसके बाद में स्तमस, ये मोटा भाग होता है, जिसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, व्यास जो है 1.2 mm होता है, और ये गर्भाशय से बाहर निकला भाग होता है, ठीक है। उसके बाद में एम्पुला वाला पार्ट होता है। एम्पुला वाला पार्ट जो होता है स्तमस के जस्ट नीचे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की उभरी हुई फूली हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सबसे चौड़ा भाग होता है ये, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, और इसका व्यास जो होता है 1.2 mm होता है। मध्य में बाएं अंत पर 5 mm व्यास होता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, जो एम्पुला वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जो होता है ओवम और स्पर्म का जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए पार्ट जो होता है थोड़ा सा फुला हुआ वाला पार्ट होता है। और जो ओवम और स्पर्म जो होता है उसी का फर्टिलाइजेशन इसी जगह पर होता है, और ये अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा भाग होता है एम्पुला। उसके बाद में जो होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जो होता है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। कीपनुमा संरचना होती है, जिसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है, इसमें 3 mm चौड़ाई और ऑस्टियम ओपनिंग होती है, जिसमें उंगलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं। इन प्रवर्धों से फिम्बरी कहा जाता है, इन प्रवर्धों को क्या कहा जाता है, फिम्ब्रिया कहा जाता है। फिम्ब्रिया की आंतरिक सतह पर श्लेष्मा की परत स्थित होती है। इन फिम्ब्रियों में एक बड़ी फिम्बरी द्वारा अंडाशय को अवतारित किया जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जो फिम्बरी होती है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये फैलोपियन ट्यूब से इस तरीके से, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे ही अंडा आता है, ओवम, ये अंडाशय है,
ओवेरी है, ओवेरी से जैसे अंडा बाहर निकलता है इसको पकड़ लेती है और पकड़ के ऊपर की तरफ सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, क्लियर। ये इस तरीके से जो अंडा आता है, अंडे को ऐसे पकड़ेगी और उसके बाद में अंडे को आगे की तरफ भेजने का काम करने का काम करती है फिम्बरी। फिम्बरी यहाँ से पकड़ करके अंदर की तरफ भेज लेगी, अंदर से फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो पूरे अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसी को फिम्बरी कहते हैं। और ये क्या करती है, अंडाशय को अवतारित किया जाता है, ये पूरा इस तरीके से पकड़ के रखती है अंडाशय। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर निकली है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, और इनफंडिबुलम जो होता है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये इनफंडिबुलम, और यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा उसको फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद में देखेंगे लेयर, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सीरस लेयर प्रेजेंट होती है और मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। सीरस लेयर क्या होती है, सबसे बाह्य परत होती है जिसकी उत्पत्ति विसरल पेरिटोनियम से होती है। और जो मस्कुलर लेयर होती है, या अंडवाहिनी की मध्य की परत होती है, जो किससे बनी होती है, ये भी किससे बनी होती है, एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बनी होती है, इंटरनल लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे श्लेष्मीय परत, म्यूकस लेयर जो होती है, सबसे आंतरिक परत होती है जिसका निर्माण स्तंभाकार सीलियल एपिथेलियल द्वारा किया जाता है। इसमें खावी कोशिकाएं भी प्रेजेंट होती स्थित होती है, जो एम्पुला में संरचना जटिल हो जाती है। देखिए ये होता है, इसलिए म्यूकस लेयर जो होती है ना, वो क्या होती है, ये इस तरीके से यूट्रस होता है ना, इसमें ये हल्की 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 इस तरीके से एक लेयर निकली रहती है इस तरीके से। तो क्या करती है, ओम को आगे पहुंचाने का काम करती है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होती है, ये ओम को क्या करने का काम करती है, आगे की तरफ धक्का लगाने का काम करती है। ठीक है, ताकि क्या हो, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये सरल स्ट्रक्चर ना है, सरल स्ट्रक्चर देखिए तो वो वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, जो अंडा होगा ना वो वापस नीचे की तरफ सरक जाएगा। तो ये इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होती है, ये सीलिया करती है, उसको कैच करती जाती है और आगे आगे की तरफ पहुंचाने का काम करती है। आगे समझ में। उसके बाद में देखेंगे इसका फंक्शन, ये अंडाशय से अंडे को गर्भ तक पहुंचाने का काम करती है, अंडाणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है, अंकुला में अंडाणु का निषेचन करने का काम करती है। आगे समझ में, क्लियर। इसके फंक्शन भी देख लो आप। उसके बाद में आप देखेंगे ओवेरी। ओवेरी क्या होती है, ये मानव मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है, जो कि अंडाणु का निर्माण करता है और ये हार्मोन्स के स्रावण का कार्य भी करता है। ठीक है, अंडाशय एक ठोस चपटी संरचना होती है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई जो होती है कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, मोटाई जो होती है 1 सेंटीमीटर होती है, 5 से 10 ग्राम इसका भार होता है। ये एक इंट्रा पेरिटोनियल ग्लैंड होती है जिसके चारों ओर पेरिटोनियल आवरण प्रेजेंट होता है। ये मीजोवेरियन की सहायता से विस्तारित लिगामेंट से जुड़ी होती है और अंडाशय लिगामेंट द्वारा गर्भाशय कॉर्नुआ में लटकी हुई स्थित होती है। ये जो इस तरीके से देखेंगे ना, ये इस तरीके से लटकी रहती है बाहर की तरफ। ठीक है, ये क्या होती है, मादा जनन तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओम का फॉर्मेशन यही पे होता है। आया समझ में। ये क्या करती है, पेरिटोनियल ग्लैंड भी है, ये पेरिटोनियल वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको पेरिटोनियल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये अंडाणु का निर्माण करने का काम भी करती है, ये बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करने का काम भी करती है। ठीक है, ये हार्मोन्स को रिलीज करने का काम भी करती है। इसकी जो ये क्या होती है, ठोस और चपटी संरचना होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई जो होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है, इसकी जो मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है, इसका जो भार होता है वो 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये इंट्रापेरिटोनियल ग्लैंड होती है। इंट्रापेरिटोनियल ग्लैंड का मतलब है पेरिटोनियल ग्लैंड के पेरिटोनियल जो ग्लैंड होती है, तो पेरिटोनियल जो पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है ग्लैंड, इसलिए इसको इंटरपेरिटोनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके चारों ओर कौन प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियल आवरण प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये बहुत सारे जो लिगामेंट्स होते हैं, विस्तारित लिगामेंट्स से क्या होता है, मीजोवेरियन की सहायता से विस्तारित लिगामेंट्स होते हैं, उनकी सहायता से क्या होता है, जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और अंडाशय लिगामेंट द्वारा गर्भाशय कॉर्नुआ में लटकी हुई रहती है। और ये क्या होता है, अंडाशय लिगामेंट द्वारा, ये अंडाशय का जो ओवेरी, इसका जो लिगामेंट है इसके द्वारा किससे जुड़ी रहती है, ये गर्भाशय से कॉर्नुआ में लटकी हुई नजर आती है। आगे समझ में, क्लियर है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ये गर्भाशय होता है इस तरीके का, ये इस तरह का गर्भाशय है, यदि इस तरह का यदि गर्भाशय है, ठीक है, ये इस तरीके से गर्भाशय है, तो यहाँ पे इस तरीके से लटकी हुई नजर आती है। ठीक है, यहीं से इसको फिर क्या करती है, फिम्बरी कैचअप करने का काम करती है इस तरीके से। आगे समझ में, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे इसकी संरचना मुख्यतः तो निम्नलिखित भाग प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कॉर्टेक्स मेडुला और हीलियम। कॉर्टेक्स मेडुला और हीलियम भाग वाले भाग प्रेजेंट होते हैं ओवेरी के अंदर। ठीक है, कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स का निर्माण तंतुकार अंडाशय कुपिका द्वारा होता है। वलपुट में स्थित ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावित करती है तथा वलपुट में अंडाणु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, वलपुट जो होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, तंतुकार अंडाशय कुपिकाएं प्रेजेंट होती है, कौन छोटी छोटी सी कुपिकाएं प्रेजेंट होती है, इस तरीके से कूप नाम का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। जहाँ पे क्या हो जाता है, वलपुट में ही क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं,
जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करते हैं, सिक्रेशंस करने का काम करते हैं। और वलकुट के अंदर ही किसका निर्माण होता है, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। वलकुट के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का फॉर्मेशन होने का काम करता है। कॉर्टेक्स में ग्राफीन फॉलिकल निर्माण निम्नलिखित पदों में पूरा होता है। आया समझ में, क्लियर है कि वलकुट क्या होता है, एक तंतुकार अंडाशय कोशिका होती है और यहाँ पे क्या होते हैं, ग्राफीन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो ग्राफीन फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशंस करते हैं। और वलकुट के अंदर ही क्या होता है, अंडाशय का, सॉरी, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। और ये वलकुट किसका पार्ट है, ओवेरी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में प्रीमोर्डिकल फॉलिकल्स। प्राइमोर्डिकल, ये फीमेल नवजात के अंडाशय में 2 मिलियन प्राइमोर्डिकल फॉलिकल्स होते हैं जो कि प्यूबर्टी तक 40 हजार की संख्या में रह जाते हैं। अन्य नवजात एक महिला के संपूर्ण प्रजनन काल के दौरान लगभग 400 फॉलिकल्स का अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। जो प्रीमोर्डियल प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स क्या होते हैं, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो होते हैं, वलकुट के अंदर हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पढ़ रहे हैं। तो वलकुट का जो फर्स्ट पार्ट है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे एक फीमेल के नवजात के अंडाशय में 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक फीमेल जो होती है एक फीमेल नवजात के अंडाशय में, ठीक है, जो फीमेल नवजात होती है, जब जन्म नवजात नया नया बच्चा पैदा होता है, उसके अंडाशय में कितने होते हैं, 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट, नई नई बच्चा जब पैदा होता है, फीमेल पैदा होती है, तो उस समय पर उसके जो ओवेरी होती है, उसके अंडाशय, और इसके जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय के अंदर कितने मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 मिलियन प्राइमरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्यूबर्टी तक कितने रह जाते हैं, 40 हजार की संख्या तक रह जाते हैं। और अन्य क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आया समझ में। और प्यूबर्टी की एज जो होती है, प्यूबर्टी की एज तक वो कितने रह जाते हैं, जब मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं वो प्यूबर्टी की एज कहलाती है। तो प्यूबर्टी की एज तक कितने रह जाते हैं, वो 40 हजार की संख्या में ही रह जाते हैं। और अन्य जितने भी होते हैं, 4 मिलियन होते हैं, वो सब क्या जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक महिला के संपूर्ण प्रजनन काल के दौरान लगभग 400 फॉलिकल्स का अंडोत्सर्ग होता है। और एक महिला के लगभग संपूर्ण प्रजनन काल में, संपूर्ण जितना, जब से प्यूबर्टी की एज आई है, प्यूबर्टी की एज से लेकर के, ठीक है, प्यूबर्टी की एज से लेकर के, और प्रजनन काल जो पूरा है ना उसका, जब बच्चा पैदा कर सकती है, जो प्रजनन काल है, जब तक मीनोपॉज नहीं होता, मीनोपॉज तक का जो पूरा टाइम है, उसमें केवल ओनली फॉर 400 फॉलिकल्स का ही क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। यानी 400 फॉलिकल्स हैं, वही क्या कर पाते हैं, फर्टिलाइज्ड होकर के वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे प्राथमिक फॉलिकल। प्राइमोर्डियल के बाद में प्राथमिक फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान लगभग 20 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स परिपक्व होकर प्राथमिक फॉलिकल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्रत्येक मासिक चक्र जो आता है, फीमेल के अंदर मेंसेस आते हैं, उसके अंदर जो क्या होता है, लगभग 20 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स क्या करते हैं, परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होकर के प्राथमिक फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्राथमिक फॉलिकल्स के चारों ओर पॉलीसेकेराइड के आवरण का निर्माण होता है। इस अवस्था में प्राइमरी oocyte को जोना पेलिचुडा कहते हैं। जोना पेलिचुडा कहते हैं, एक लेयर होती है यूट्रस, उसके बाहर की ओवेरी, ओवम के बाहर की जो एक यूट्रस होती है, ओवम के बाहर की जो एक लेयर होती है इस तरीके की, जो सबसे टफ लेयर होती है, सबसे टफ लेयर होती है, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, जोना हेचिंग करानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, जोना हेचिंग करानी पड़ती है, उसके द्वारा ही वो क्या होता है, टूटता है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्राथमिक फॉलिकल्स के चारों ओर पॉलीसेकेराइड का आवरण बनता है। किसका आवरण बनता है, पॉलीसेकेराइड का आवरण बन जाता है। इस अवस्था में प्राइमरी oocyte को क्या कहते हैं, जोना पेलिशुडा कहते हैं। इस अवस्था में क्या कहते हैं, प्राइमरी जो oocytes होते हैं उनको क्या कहते हैं, जोना पेलिशुडा कहते हैं। इसके पश्चात ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं का परिवर्तन हो जाता है, और यह जोना पेलिशुडा को चारों ओर से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इस प्रकार ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, जब जोना पेलिसिटा तो हो गया है, जो प्राइमरी oocyte बनता है उसको जोना पेलिसिटा कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं जो होती है उनका परिवर्तन होता है, टूटती है, और यह जोना पेलिसिटा को चारों ओर से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। और ये जो कितनी भी होती है ना, ये खुलती है, परिवर्तन होकर के पूरी सब तरफ से इसको क्या कर लेती है, कवर्ड कर लेती है। जोना पेलिसिटा को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, इस तरीके से कवर कर लेती है। सबसे टफेस्ट कवर परत जो होती है ना, वो जोना पेलिसिटा होती है। उसके ऊपर सभी होती है, इन सभी को तो तोड़ करके आ जाएगा, लेकिन जोना पेलिसिटा को तोड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जोना एचिंग करनी पड़ेगी। हाइलोडोरिस हाइलोरोनोडिस एंजाइम जो होता है उसको सिक्रीट करना पड़ेगा। वही एंजाइम क्या करेगा, जोना पेलिसिटा जो लेयर है इसको क्या करेगा, बिल्कुल इसके ऊपर एंजाइम को रिलीज करेगा। और जैसे एंजाइम रिलीज होगा जी, ये जो लेयर है, जोना पेलिसिटा जो लेयर है, ये क्या होने लग जाएगी, बिल्कुल डेस्ट्रॉय होने लग जाएगी, धीरे धीरे डेस्ट्रॉय होकर वापस जगह बना देगी, जगह छोड़ के, और उसको अंदर एंटर होने की जगह दे देगी।
ठीक है, उसको स्पर्म को, है समझ में, चारों ओर स्पर कर लेती है। इस प्रकार ओवेरियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है। ग्रेनुलोसा परत की कोशिकाओं में परिवर्तन होकर सेवेनी स्ट्रोमल परत बनती है। इससे क्या कहते हैं, टेका इंटरना कहते हैं। और ग्रेनुलोसा परत की जो कोशिकाएं हैं वापस वही परिवर्तन होकर क्या बनाती है, स्ट्रोमल परत बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, टेका इंटरना कहते हैं। ये सब बाहर की लेयर्स है इसकी, है ना, इस तरफ की जो लेयर्स है बाहर की, वो सब बाहर की जो लेयर्स बनी है ना इसकी ओवम की, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, उस साइड के चारों ओर स्थित न्यूलोसा के ग्रेन्युलोसा ना, ग्रेन्युलोसा 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 है ना, ग्रेन्युलोसा के विकास और कोशिकाओं के मध्य अवकाश में प्रवेश करने से एंट्रम फॉलिकल्स बनती है। और ओवेरियन फॉलिकल में एंट्रम के निर्माण के पश्चात बनी संरचना सेकेंडरी फॉलिकल्स कहलाती है। ठीक है, उस साइड के चारों ओर क्या होता है, स्थित ग्रेनुलोसा के विकास और कोशिकाओं के मध्य अवकाश के द्रव में द्रव भर जाता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेनुलोसा के विकास और कोशिकाओं के मध्य क्या हो जाता है, अवकाश हो जाता है। अवकाश यानी स्पेस खाली जाता है, उसके अंदर क्या जाता है, द्रव भर जाता है। उस द्रव भरने के कारण क्या होता है, एंट्रम फॉलिकल्स बनती है। और ओवेरियन फॉलिकल में एंट्रम के निर्माण के पश्चात बनी संरचना क्या कहलाती है, सेकेंडरी फॉलिकल कहलाती है। और ओवेरियन फॉलिकल में एंट्रम के निर्माण के पश्चात जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स कहलाती है। आया समझ में। उसके बाद में देखेंगे हम लोग तृतीयक फॉलिकल्स। तृतीयक फॉलिकल्स क्या होते हैं, द्वितीयक फॉलिकल्स में सर्वाधिक विकसित फॉलिकल्स और अधिक विकसित होकर 16.25 mm आकार की बन जाती है। द्वितीयक फॉलिकल्स जो होता है, वो द्वितीयक फॉलिकल्स जो है ना, वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा विकास कर लेगा और विकास करने के बाद में अधिक विकसित होकर के 16.25 mm आकार की आकृति बना लेगा। ठीक है, और आकृति बन जाएगी। और परिपक्व द्वितीयक ओसाइट अंडाणु कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, परिपक्व द्वितीयक ओसाइट जो है ये क्या कहलाएगा, ये द्वितीयक ओसाइट जो है वो क्या कहलाएगा, अंडाणु कहलाएगा। अंडाणु के चारों ओर ग्रेन्युलोसा द्वारा, ये ग्रेन्युलोसा है ना, ग्रेन्युलोसा लोसा द्वारा निर्मित कोशिकीय मास डिस्कस पॉलीफेरेस कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाणु के चारों ओर ग्रेन्युलोसा द्वारा निर्मित कोशिकीय मास डिस्कस प्रोलिफेरस कहलाता है। ठीक है, अंडाणु के चारों ओर जो ग्रेन्युलोसा द्वारा निर्मित कोई कोशिका का जो मास बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मास डिस्कस प्रोलिफेरस कहलाता है। ठीक है, एंट्रम की भित्ति का निर्माण ग्रेन्युलोसा द्वारा होता है। ठीक है, एंट्रम की जो भित्ति होगी, बाहर की जो भित्ति होगी, उसका किसके द्वारा होगा, ग्रेनुलोसा द्वारा फॉर्मेशन होगा। सिस्टिक फॉलिकल्स के चारों ओर स्थित ओवेरियन स्ट्रोमा ट्रेका इंटरना कहलाता है। ट्रेका इंटरना के चारों ओर तंतु की आवरण ट्रेका एक्सटर्ना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में सिस्टिक जो फॉलिकल्स है उनके चारों ओर ओवेरियन स्ट्रोमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओवेरियन का स्ट्रोमा बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेका इंटरना कहलाएगा। ठीक है, और ट्रेका इंटरना के चारों ओर तंतु की इस तरीके से तंतुकीय वाला ऐसे फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, उस तरीके का जो तंतु की आवरण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, टेका इंटरना कहलाएगा। आया समझ में। उसके बाद तृतीय फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में देखेंगे हम लोग, हमने इतनी देर पहले देखा अभी कॉर्टेक्स, अब मेडुला देखेंगे। ठीक है, मेडुला क्या होता है, ये अंडाशय का मध्य भाग होता है जो कि फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये अंडाशय का कौन सा भाग होता है, मिड वाला भाग होता है, मध्य का भाग होता है, जो क्या करता है, फॉलिकल्स जितने भी फॉलिकल्स हैं अंदर प्रेजेंट फॉलिकल्स उनको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि फॉलिकल्स के द्वारा ही क्या होता है, अंडे का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हिलम, हाइलम ये अंडाशय का वह भाग है जो कि फाइब्रल से जुड़ा होता है। ये क्या होता है, ये अंडाशय का कौन सा भाग है, ये अंडाशय का जो ऐसा भाग है जो फाइब्रल से जुड़ा होता है। फाइब्रल वाला जो पार्ट है ना उससे जुड़ा होता है। आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे इसके अंदर ब्लड सप्लाई कौन करता है, इसमें आर्टरी सप्लाई जो करता है ओवेरियन आर्टरी करती है, वेनस सप्लाई जो करता है ओवेरियन वेन करती है। ठीक है, उसके बाद में इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ओवेरी के परिपक्व अंडाणु का फॉर्मेशन करने का काम करती है ओवेरी। ठीक है, परिपक्व अंडाणु का फॉर्मेशन निर्माण करने का काम भी करती है, मासिक चक्र को सुचारू रखने का काम भी करती है। यौन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इनका सिक्रेशन करने का भी क्या काम करने का काम करता है, जो आपका ओवेरी करती है। क्लियर। एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती है, मादा जनन तंत्र में कुछ सहायक अंगों के रूप में कार्य करते हैं जो कि निम्नलिखित है। मादा जनन तंत्र में कुछ सहायक अंगों के रूप में जो कार्य करते हैं जो कि निम्नलिखित है, वो क्या कहलाती है, एसेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे, एसेसरी सबसे पहला होगा एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड क्या होती है, मादा जनन तंत्र में कुछ सहायक ग्रंथि होती है जो निम्नलिखित है।
बहुत सारी ऐसी जो ग्लैंड्स होती है, जो क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स होती है, जो बहुत ही क्या होती है, मादा जनन तंत्र में इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबसे पहले जो ग्लैंड आएगी वो आएगी बार्थोलिन ग्लैंड। सबसे पहले जो ग्लैंड आएगी बार्थोलिन ग्लैंड आएगी, ये संख्या में 2 होती है, जो कि योनि छिद्र के पास प्रेजेंट होती है, के पार्श्वीय भाग में प्रेजेंट स्थित होती है। इन ग्रंथियों से तरल द्रव स्रावित होता है, जो कि योनि मार्ग को नमी बनाए रखने का काम करता है। योनि मार्ग में नमी बनाए रखने का काम जो होता है, ठीक है, नमी बनाए रखने का काम, जो वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम है, ये सब काम कौन करता है, बार्थोलिन ग्लैंड करती है। ये संख्या में कितनी होती है, 2 प्रेजेंट होती है संख्या के अंदर। योनि छिद्र के जो पार्श्वीय भाग में प्रेजेंट होती है, आसपास में प्रेजेंट होती है, ठीक है, योनि छिद्र के। और इन ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, एक तरल द्रव को सिक्रेशन किया जाता है, तरल द्रव का सिक्रेशन किया जाता है, जो कि योनि मार्ग में क्या करता है, नमी बनाए रखने का काम करता है बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, उसके बाद में हम लोग देखेंगे एसेसरी ग्लैंड में एक होता है, एसेसरी के अंदर एक और पार्ट है, वो है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक सहायक अंग होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये क्या होता है, यह मादा जनन तंत्र का सहायक अंग होता है। इसका विकास प्यूबर्टी तथा स्तनपान के दौरान होता है, जिसके लिए मादा हार्मोन उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक सहायक अंग होता है, और प्यूबर्टी तथा स्तनपान के दौरान ही इसका क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। और इसके जिसके लिए मादा हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं, और इसके लिए कौन से हार्मोन चाहिए, मादा हार्मोन होंगे, सिक्रीट होंगे, तभी क्या होगा, ब्रेस्ट का क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। स्तनों में तंत्री की आपूर्ति पर्याप्त होने से ये शरीर व संवेदनशील अंग होते हैं। स्तनों में क्या होता है, तंत्री की आपूर्ति पर्याप्त होने से ये शरीर, ये क्या होते हैं, संवेदनशील अंग होते हैं, संवेदनशील अंग होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जो आपका संवेदनशील पार्ट होते हैं ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, पर्याप्त होने से ये क्या होता है, पर्याप्त होने से यह संवेदनशील होते हैं, ठीक है। स्तनों में तंत्र की आपूर्ति होने के कारण ये क्या होते हैं, यह संवेदनशील अंग होते हैं, ठीक है। ऐसी महिला जिन्हें शिशु को जन्म ना दिया हो, उनमें स्तनों का आकार अर्धवर्तुल वह कोणीय होता है। जिन्होंने कभी भी क्या बोलते हैं, जिन ऐसी महिला जिन्होंने क्या होता है, शिशु को कभी जन्म नहीं दिया हो, तो शिशु को यदि जन्म नहीं देगी तो हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो उनका जो आकार होगा अर्धवर्तुल होगा, और यह कोणीय कोणीय कोण टाइप में से इस तरीके से कोणीय टाइप में होगा। आया समझ में, आया। फीमेल्स के अंदर जो होते हैं ना, वो इस तरीके से ब्रेस्ट होते हैं नॉर्मली, जनरली जो फीमेल जो ब्रेस्ट जिनके बच्चा हुआ है उसके जो ब्रेस्ट होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है उसकी, इस तरीके से, ठीक है। और जिन्होंने कभी बच्चा पैदा नहीं किया उनके इस तरीके से कोणीय होते हैं, ठीक है। और जन्म के पश्चात स्तनों का उभार बढ़ जाता है, और जन्म के पश्चात स्तनों का उभार क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, शिशु के जन्म के पश्चात क्या होने लग जाता है, जैसे ही शिशु का जन्म हुआ किसी माँ की, और शिशु का जैसे जन्म होगा तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, जिससे क्या होगा, उसके स्तनों का जो उभार होगा, जो स्तन जो थे छोटे हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका जो है ग्रोथ बढ़ जाती है, उनकी जो इनकी आकृति होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। स्तनों की संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है संरचना को, एक तो बाह्य संरचना और एक आंतरिक संरचना। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और जो बच्चे पैदा नहीं करती उस फीमेल में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एक बार के लिए, फिर धीरे धीरे क्या होती है, ये इस तरीके से ग्रोथ बनाने लग जाती है समझ में, क्लियर है। बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, फर्स्ट देखेंगे हम लोग बाह्य संरचना। स्तनों की बाह्य संरचना 2 भाग होता है, एक तो होता है एरियोला, एरियोला की चारों ओर चिकनी कोमल धब्बेदार त्वचा होती है। एरियोला पर स्थित पिगमेंट गुलाबी और गहरे भूरे रंग के हो सकते हैं। एरियोला की त्वचा पर छोटी खुरदरी उभारनुमा संरचनाएं होती है, जिन्हें मोंगेटोमेरिस ट्यूबरकल्स कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स के प्रभाव के कारण एरियोला का रंग गहरा हो जाता है, जो कि प्रथम गर्भावस्था के लिए गर्भधारण का चिन्ह होता है। है समझ में, एरियोला जो होता है फीमेल के अंदर ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये निप्पल है, तो निप्पल के आसपास का जो ये एरिया ना, ये वाला एरिया निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है ये इस तरीके का, वहाँ पे जो होगा ब्लैक कलर का, ब्लैक या क्या बोलते हैं ब्राउन कलर का या गुलाबी रंग का, जो गहरे भूरे रंग का, और ये पिंक कलर का, जो पिंकिश कलर का जो होता है ना, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल स्ट्रक्चर होती है, उसी को क्या बोलते हैं आप लोग, एरियोला कहते हैं, ठीक है। निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे छोटी छोटी इस तरीके से पिगमेंट पाई जाती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं, मोंगेमेरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स के प्रभाव के कारण एरियोला का रंग, और गर्भावस्था के अंदर क्या हो जाता है, हार्मोन्स के प्रभाव के कारण जो ये एरियोला है आसपास का, इसका जो रंग क्या होता है, गहरा हो जाता है, जो कि प्रथम गर्भावस्था के लिए गर्भधारण का चिन्ह होता है। जिन्होंने प्रथम गर्भावस्था में
प्रथम बार गर्भ धारण किया है, फर्स्ट बार गर्भ धारण किया है, तो पता पड़ जाता है कि इसने पहली बार गर्भ धारण किया है या दूसरी बार गर्भ धारण किया है, उसके लिए पता पड़ जाता है सिम्टम से ही। ठीक है, जिसने पहली बार गर्भ धारण किया होगा तो उसने जो गर्भ धारण किया है तो गर्भ धारण के समय पे क्या होगा, उसके जो एरियोला का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हल्का लाइट कलर का होगा। धीरे 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 क्या होने लग जाएगा, हार्मोनल की जैसे धीरे धीरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी तक, पूरी प्रेगनेंसी तक क्या होने लग जाएगा, गहरे रंग का होने लग जाएगा। और यदि फर्स्ट में देख लिया तो इसका मतलब ये हो जाता है आपने चेक किया और फर्स्ट में आपने एरियोला वाले पार्ट को देखा और आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी तो नॉर्मल है, पिंकिश कलर का है, तो थोड़ा कम है, अभी डार्क नहीं ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी उसने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करी है। ठीक है, और सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होगी तो पहले से डार्क रंग का रहता है। आया समझ में, तो फर्स्ट मंथ के अंदर ही पता पड़ जाता है। आगे समझ में आया संरचना में। एक होता है निप्पल। निप्पल जो होता है ये इरेक्टाइल संवेदनशील ऊतकों से बनी होती संरचना होती है, जो कि एरेोला में पेपिला की उभार युक्त संरचना में बदलने से बनती है। ठीक है, ये इस तरीके से तो रहता है और ये इस तरीके से निकलती है ना स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलती हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं, निप्पल कहते हैं। ठीक है, दुग्ध वाहिनी निप्पल में ही खुलती है। जितनी भी जो मिल्क जो सिक्रेशन करने वाली वाहिनियाँ होती है, ठीक है, जितनी भी सिक्रेशन करने वाली जो मिल्क को सिक्रेट करने वाली जो दुग्ध वाहिनियाँ यानी वेन्स वगैरह होती है, दुग्ध को जो सिक्रेट करने वाले जो वेसल्स वगैरह होती है, वो क्या होती है, इसी में जगह पर आके खुलती है। ठीक है, एरियोला में आके ही खुलती है। उसके बाद में देखेंगे आप लोग इसकी आंतरिक संरचना क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्तन की आंतरिक संरचना का निर्माण प्रधिल उत्तकों और वसा द्वारा होता है। ठीक है, स्तनों का जो आंतरिक संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रधिल उत्तकों और वसा के द्वारा होता है। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि तंतुओं और वसा से बनी भित्तियों से परस्पर पृथक करत रहते हैं। ठीक है, जो किससे रहते हैं, 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि तंतुओं से, तंतुओं का मतलब अंदर जो तंतु प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से तंतु प्रेजेंट होते हैं उनसे, और वसा की भित्तियों से बने परस्पर पृथक्कृत होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, पृथक्कृत। प्रत्येक लोब कुपिकीय ग्रंथियों लोब्यूल्स में बटा होता है, जिसमें बहुसंख्यक एक्नाइन कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। एसिनाइड कोशिकाओं की संरचना का निर्माण एपिथेलियल उत्तकों व संयोजी उत्तकों से होता है। ठीक है, एसिनाइड है ना, एसिनाइड कोशिका होती है क्या, प्रत्येक लोब कूपीय ग्रंथियों लोब्यूल्स में बटा होता है, जिसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, एसिनाइड कोशिकाएं होती है। और एसिनाइड कोशिकाओं की संरचना का निर्माण एपिथेलियल उत्तकों व संयोजी उत्तकों से होता है। एसिनाइड कोशिकाओं द्वारा दुग्ध स्रावण किया जाता है, जो कि लैक्टिफेरस नलिकाओं से ठीक है। उसके बाद देखेंगे एसिनाइड कोशिकाओं की संरचना का निर्माण एपिथेलियल उत्तकों के संयोजी उत्तकों से होता है। एसिनाइड कोशिकाओं द्वारा दुग्ध स्रावण किया जाता है, जो कि लैक्टिफेरस नलिकाओं से निप्पल में जाता है, जो लैक्टिफेरस नलिकाओं से किस में जाता है, निप्पल में जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इसमें ब्लड सप्लाई कौन करता है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई करते हैं, आर्टरी सप्लाई करेगा, इंटरनल मेमोरी आर्टरी करती है, इंटरकोस्टल आर्टरीज करती है। ठीक है, वेनस सप्लाई जो है इसमें मेमोरी वेन करती है, और जिसके अंदर नर्व सप्लाई वो कौन करता है, इंटरकोस्टल नर्व करती है। आगे समझ में क्लियर। इसके फंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, दुग्ध का स्त्रावण करने का काम है ब्रेस्ट का, तो और प्रसव के पश्चात गर्भ निरोधक का अर्थ भी कार्य भी यही करता है, गर्भ निरोधक का कार्य भी करता है, गर्भ को रोकने का काम करता है। ठीक है, यदि जितने जितने समय तक फीमेल बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी उतने समय तक क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। आगे समझ में क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल करती प्रत्येक स्त्री के जीवन काल की प्रजनन काल 13 से 45 वर्ष की आयु तक मासिक चक्र चलता है, जिसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। सामान्यतः ये चक्र 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है ये सामान्य चक्र, 28 दिन का होता है। और कितने साल से कितने साल, प्रत्येक स्त्री के प्रजनन काल में 13 से लेकर 45 साल की उम्र तक जो चलता है, जो साइकिल चलती है हर मंथ में, जो 28 दिन के अंदर आती है, उसको क्या बोलते हैं, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। ये सामान्यतः कितने दिन तक चलता है, 28 दिन का चक्र होता है। ये कितने दिन का होता है, 28 दिन का चक्र होता है। अंडोत्सर्ग का मतलब है अंडे का फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया है। अंडोत्सर्ग जैसे कि मान लीजिए कि पूरे 28 दिन के अंदर जो अंडा बन करके बाहर निकला, बाहर निकल करके आएगा, और एम्पुला वाले पार्ट में पड़ा रहेगा, एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर वो बाहर निकल जाता है। पूरी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है, बन करके बाहर निकल के वापस बाहर निकल जाना, फिर वापस न्यू प्रोसेस, ये सब रेगुलर चलती रहती है। और ये चक्कर कब तक चलता है, हर 28 दिन के अंदर चलता है, हर महीने में चलता है। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है,
प्यूबर्टी स्त्री के जीवन के प्रजनन काल के दौरान वह समय जिसमें मानसिक चक्र का प्रारंभ होता है प्यूबर्टी कहलाता है। सामान्य प्यूबर्टी की आयु 13 वर्ष की होती है। ठीक है, स्त्री के जीवन के प्रजनन काल के दौरान वह समय जिसमें मानसिक चक्र क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, वो क्या कहलाता है, प्यूबर्टी एज कहलाती है। सामान्य प्यूबर्टी की आयु कितनी होती है, 13 वर्ष होती है। ठीक है, आगे समझ में। मीनोपॉज किसे कहते हैं, स्त्री के प्रजनन काल का वह समय जिसमें मासिक चक्र बंद हो जाता है। वह चक्र समय कौन सा होता है, 40 साल की ज्यादा उम्र का या 45 साल की उम्र की जो फीमेल होती है, उनमें क्या हो जाता है, जो मेंसेस आते हैं फीमेल के अंदर हर महीने जो मासिक चक्र आता है वो बंद हो जाता है, वो क्या कहलाता है, मीनोपॉज कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद में देखेंगे आधारभूत बेसिक फंडामेंटल फिजियोलॉजी। मासिक चक्र का स्राव नियंत्रण हाइपोथैलेमस की क्रियाविधि द्वारा होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे, देखो इसको अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, फिजियोलॉजी समझते हैं। मासिक चक्र का नियंत्रण हाइपोथैलेमस की क्रियाविधि द्वारा होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की जो क्रियाविधि होती है उसके द्वारा क्या होता है, मासिक चक्र का स्रावन होता है। मासिक चक्र की कार्यकी को निम्न क्रम अनुसार समझा जा सकता है। इसकी कुछ स्टेजेस वाइज इसको क्या समझा जा सकता है कि किस तरीके की इसको किस तरीके से होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या क्या चीजें प्रोसेस चलते हैं उसके अंदर, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम लोग इसके अंदर फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें मासिक चक्र को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। उप अवस्था में एक अंडाशय चक्र और एक गर्भाशय चक्र, एक ओवेरियन साइकिल और एक यूट्राइन साइकिल। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ओवेरियन साइकिल। इस चक्र के दौरान 20 ओवेरियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। ये चक्र निम्नलिखित 3 पदों में पूरा होता है। कौन कौन से पदों में पूरा होता है, पहले तो देखेंगे ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण प्राइमोडियल फॉलिकल्स की वृद्धि द्वारा होता है, जिसमें से एक परिपक्व प्रभावी फॉलिकल वृद्धि करके ग्राफिन फॉलिकल को फॉर्मेशन करता है, जबकि अन्य नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण क्यों किससे होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स की वृद्धि के द्वारा होता है, जिसमें से एक परिपक्व प्रभावी फॉलिकल जो होता है वृद्धि करके क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण करता है, जबकि अन्य क्या जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण जो होता है प्राइमोडियल फॉलिकल की वृद्धि के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, प्रभावी जो फॉलिकल्स होगा वो वृद्धि करके क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को फॉर्मेशन कर लेगा। जो अच्छा पावरफुल होगा वो तो क्या करेगा, फॉलिकल जो होगा वो वृद्धि करके क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेगा, जबकि जो बचे हुए हैं जो जिनमें ताकत नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आया समझ में, क्लियर। उसके बाद में परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल द्वारा इंट्रोडोइल का स्त्राव किया जाता है, जो कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच तथा एलएच हार्मोन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल द्वारा क्या किया जाता है, इंट्राडोइल का स्त्रावण किया जाता है, जो कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएचएच हार्मोन के लिए हेतु प्रेरित करता है। ग्राफिन फॉलिकल द्वारा क्या करेंगे कि हाइपोथैलेमस को बोला जाता है कि भाई आप हाइपोथैलेमस को बोलेंगे, हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कि तो एक काम कर, एफएसएच और एलएचएच हार्मोन को क्या कर दे, सिक्रीट करने का काम कर। ठीक है, परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल्स ये करेंगे। ठीक है, और जो परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल्स बाद में क्या करेंगे, मासिक चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, जो कि परिपक्व फॉलिकल्स को से एलएच के प्रभाव के कारण कॉर्पस ल्यूटियम को उत्सर्जन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा, अंडा वहां से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद यानी कि ओवेरी से बाहर निकलेगा और परिपक्व फॉलिकल से एलएच के प्रभाव के कारण कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कर देगा, उत्सर्जन करने के लिए बोल देगा। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद में यूट्राइन साइकिल देखेंगे। मासिक चक्र की दूसरी अवस्था आती है जिसमें क्या होता है, गर्भाशय परिवर्तन होते हैं, जिसमें परिवर्तनों को 3 उप अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है, मासिक चक्र के दौरान क्या हो सकता है कि गर्भावस्था के अंदर ही यूट्रस के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे ओवरी में चेंजेस आते हैं उस तरीके से यूट्रस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आता है, सबसे पहले तो ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है, ये मासिक चक्र की प्रथम अवस्था होती है, जिसकी कुल अवधि 1 से 5 दिन की होती है। इस अवस्था में प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, ऑक्सीटोसिन अधिक सक्रिय हो जाता है। ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से गर्भाशय में संकुचन होने लगता है, जिसमें एकत्रित रक्त योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। रक्त के साथ साथ एंडोमेट्रियम भी टूटकर निकलती है। इस रक्त में अनिश्चित अंडाणु भी प्रेजेंट होता है। इसमें कौन सा हो गया, सबसे पहले है जो ऋतुस्राव फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है, इसमें क्या होता है कि ये 1 से 5 दिन की होती है। ये प्रथम कितनी होती है, 1 से 5 दिन की जो फेज होती है। इसके अंदर क्या हो जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, उसका स्तर तो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है, ये प्रोजेस्टेरोन जो है ना, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है ये तो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन जो लेवल होता है ना, प्रोजेस्टेरोन जो लेवल होता है वो तो क्या हो जाता है, स्तर जो होता है कम हो जाएगा, सॉरी,
उसका जो लेवल जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऑक्सीटोसिन का जो होता है ना, इसके अंदर कौन सी फेज के अंदर, मेंस्ट्रुअल फेज में मेंसेस आ रहे हैं, उस फेज के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऑक्सीटोसिन का लेवल जैसे ही बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, तो ऑक्सीटोसिन के लेवल बढ़ने के कारण क्या होगा, जो यूट्रस होगा, यूट्रस के अंदर क्या लग जाएंगे, कॉन्ट्रेक्शन लग जाएंगे। यूट्रस के अंदर जैसे संकुचन लग गया, कॉन्ट्रेक्शन लगेंगे। और कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण क्या होगा, योनि रक्त मार्ग से क्या, जो योनि मार्ग से क्या निकलने लग जाएगा, ब्लड जो है वो बाहर निकलने की तरफ लग जाएगा। ठीक है, गर्भाशय में संकुचन होगा, संकुचन के कारण जितना भी एकत्रित रक्त होगा, जो भी इकट्ठा हुआ ब्लड है, वो सब क्या होने लग जाएगा, योनि मार्ग से बाहर निकलने लग जाएगा। और जैसे योनि मार्ग से बाहर निकलेगा, तो फिर क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम जो है ना, अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस के अंदर वाली जो लेयर होती है, जो तैयार होती है प्रेगनेंसी को रखने के लिए अपने पास में, ठीक है, वो एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और टूटने के बाद में बाहर निकलने लग जाएगी। और उस वो बाहर निकलेगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो अनिषेचित अंडाणु है, अंडा जो अंदर पड़ा है, अनिषेचित ओवम जो पड़ा है अंदर की तरफ, फैलोपियन ट्यूब में, वो भी धीरे धीरे सरक करके क्या होने लग जाएगा, बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। और एक समय आएगा जब क्या आ जाएगा, इस फेज के अंदर सभी चीजें बाहर निकल के टूट के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये 1 से 5 दिन की होती है। एक वैसे तो 4 दिन, नॉर्मल 4 दिन हो जाती है। 4 दिन में फीमेल में मेंसेस बंद हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी फीमेल में 5 डेज तक भी चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका प्रोलिफेरेटिव फेज। अब प्रोलिफेरेटिव फेज, मेंसेस जैसे बंद हुए 5वें दिन, 5वें दिन से फिर क्या होगा, रक्त स्त्राव के 5वें दिन के बाद गुणन अवस्था का प्रारंभ होता है। इसकी कुल अवधि 6 दिन, 6 से 13 दिन तक होती है। इस अवस्था में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, अग्रभाग द्वारा एफएसएच का स्त्रावण किया जाता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा क्या करेगी, एफएसएच का स्त्रावण किया जाएगा, जो कि फॉलिकल की परिपक्वता में सहायक होता है। इस फॉलिकल द्वारा एस्ट्रोजन स्त्रावित किया जाता है, जो कि गर्भाशय एंडोमेट्रियम की वृद्धि में सहायक होता है। अब देखो, इतने अभी जो इस टाइम पे चल रही थी, बहुत देर से जो चल रही थी, वो तो क्या थी, मेंसेस आ रहे थे। अब मेंसेस खत्म हो गए, अब वापस नई तैयारियां चल रही होगी। तो नई तैयारियां जो होगी वो कैसे होगी, रक्त स्त्राव खत्म हुआ, रक्त स्त्राव के बाद में 5वें दिन के बाद में क्या होगा कि वापस गुंडन प्रावस्था स्टार्ट होगी, वापस स्टार्ट होगी। इसमें क्या होगा, कुल अवधि 6 से 13 दिन की अवधि होगी। कितने दिन की होगी, 6 से 13 दिन की अवधि होगी। इस अवस्था में क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन सा पार्ट, अग्रभाग, यानी अग्रभाग का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा क्या होगा, एफएसएच का हार्मोन का क्या किया जाएगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या किया जाएगा, सिक्रेशंस किया जाएगा। और सिक्रेशंस करने के बाद में क्या होगा, जो सिक्रेशन करेगी, जैसे सिक्रेशन करेंगे तो फॉलिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, परिपक्वता में आ जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। और इस फॉलिकल्स द्वारा जो होगा परिपक्व हो जाएंगे, और ये फॉलिकल्स फिर क्या करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेंगे। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, जो कि गर्भाशय एंडोमेट्रियम की वृद्धि में, ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर जो टूटी थी ना मेंसेस पीरियड के अंदर, एंडोमेट्रियम लेयर जो मेंसेस पीरियड के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर टूटी थी, ठीक है, मेंसेस पीरियड में एंडोमेट्रियम लेयर टूटी थी ऑक्सीटोसिन की वजह से, उनकी वापस वृद्धि कराने में एंडोमेट्रियम के एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, वापस उनकी वृद्धि कराने में काम करने लग जाएगा, वापस उसको नई बनाने के लिए तैयारी करने लग जाएगा। आया समझ में। और ये कब से कब तक चलेगा, 6 से 13 दिन के बीच बीच में चलेगा, छठे दिन से लेकर के 13 दिन तक चलेगा। 5वें दिन मेंसेस खत्म होंगे, छठे दिन से ये स्टार्ट होगी प्रोसेस, और 13वें दिन तक चलेगी। ठीक है, 13वें दिन तक चलेगी। और 14वें दिन वापस क्या होगा, ओवम जो होगा वापस कहाँ जाएगा, इसके अंदर आगे पड़ेगी। पॉलीफ्रेटिव फेज के बाद में सिक्रेटरी फेज में एस्ट्रोजन की मात्रा अधिकतम स्तर पर पहुंचने पर एफएसएच का स्त्राव बंद हो जाता है। अन्य पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होने लगता है, जिसके मासिक चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाता है। इस प्रावस्था के अंत तक एंडोमेट्रियम में 3 परत बन जाएगी। देखो आ गई बात। अब इसमें यही देखो, यही चीज है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, उनका सिक्रेशंस बंद हो जाएगा। और सिक्रेशंस बंद होगा तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। और सिक्रीट करेगी, उसके बाद द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा क्या होगा, 13 दिन तक की प्रोसेस तो वो चली बना वापस। और 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग जो होगा वो हो जाएगा। अंडोत्सर्ग का मतलब अंडा ओवरी से निकल करके कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। और इस प्रवता के अंत तक जो होगा, एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगी, वापस बन जाएगी। और एंडोमेट्रियम किसकी वजह से बन रही थी, यहाँ पे कौन से हार्मोन की वजह से बन रही थी, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से बन रही थी। किसकी वजह से बन रही थी, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। देखा ना, आपने देखा था पीछे वाले पीछे वाले स्लाइड पे देखा था हमने कि एस्ट्रोजन जो होगा वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन ही क्या करेगा, फॉलिकल्स जो होगा वो स्रावित होगा, एस्ट्रोजन फॉलिकल्स, और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रावित होगा, और सिक्रावित होकर के क्या करेगा, एंडोमेट्रियम बनेगी। और यही एंडोमेट्रियम जब क्या होगी, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सब सीक्रेट होना बंद हो जाएंगे। और 14वें दिन क्या हो जाएगा,
जो 14वें दिन क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होने के बाद 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी। जब अंडोत्सर्ग होगा ओवरी से किस में आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में क्या हो जाएगा, जैसे फैलोपियन ट्यूब में आएगा अंडोत्सर्ग हो जाएगा, वहाँ पे एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगी, 3 लेयर्स बन जाएगी। आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे बेसल लेयर, यह मायोमेट्रियम से जुड़ी होती है। इसकी मोटाई लगभग 1 mm होती है। ये परत मासिक चक्र के दौरान अपरिवर्तित होती है। ये जो होती है बेसल लेयर जो होती है, ये क्या होती है, मायोमेट्रियम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम होती है जो बीच वाली मिडिल लेयर जो होती है, ठीक है, उससे जुड़ी होती है। ये लगभग क्या होती है, 1 mm की होती है, बिल्कुल पतली होती है, ठीक है। और मासिक दौरान के दौरान, मासिक चक्र होता है ना, जब फीमेल के अंदर मासिक चक्र आता है तो ये क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी फीमेल के अंदर जब मेंसेस होते हैं तो मेंसेस में जब टूटती है, एंडोमेट्रियम टूटती है, तो लेकिन ये लेयर है जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर एंडोमेट्रियम को फर्क पड़ता है, एंडोमेट्रियम में टूटती है। आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे फंक्शनल लेयर जो होती है, यह आधारी परत के ऊपर निर्मित होती है, जिसकी मोटाई 2 से 5 mm होती है। यह परत हार्मोन के प्रभाव में मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान परिवर्तित हो जाती है। यह आधारी परत जो होती है ना आपके अंदर वाली, जो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर निर्मित होती है, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी होती है, 2 से 5 mm होती है। और ये क्या करती है, हार्मोन्स के प्रभाव में और मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या जाती है, परिवर्तित हो जाती है। भाई एंडोमेट्रियम के साथ जो जुड़ा रहेगा उसको तो टूट करके बाहर निकलना ही है, ठीक है। और उसमें चेंजेस आएंगे आएंगे, एंडोमेट्रियम के साथ जो रहेगा उसके अंदर चेंजेस भी आएंगे, टूट करके बाहर भी निकलना पड़ेगा उसको, है समझ में। लेकिन जो मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के साथ रहेगा उनको कुछ नहीं, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वैसी कैसी रहेगी। तो अब ये फंक्शनल लेयर जो होती है ना, फंक्शनल लेयर जो है, अब ये क्या करती है, आधारी परत का मतलब अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम लेयर, उसके साथ में जुड़ी रहती है, उसकी परत से जुड़ी रहती है, उसकी परत से जुड़ी रहेगी। और ये 2 से 5 mm की होती है। तो जब हार्मोन्स का चेंजेस होगा, मेंसेस आएंगे, तो इसके अंदर चेंजेस आना 101% कंपलसरी है। तो चेंजेस आएंगे आएंगे उसके अंदर, आया समझ में। उसके बाद में आप लोग देखेंगे स्पंजी लेयर। स्पंजी लेयर क्या होती है, ये परत जो होती है कार्यात्मक परत के रूप में निर्मित होती है, जिसका निर्माण धनाकार सीलिया युक्त एपिथेलियल से होता है। एक होती है, कौन सी लेयर होती है आपकी, एक तो बेसल लेयर पड़ी, एक फंक्शनल लेयर पड़ी, और लास्ट में क्या हो गई, स्पंजी लेयर पड़ी। ये परत क्या होती है, कार्यात्मक परत के रूप के ऊपर निर्मित होती है। कौन सी ऊपर निर्मित होती है, कार्यात्मक परत के ऊपर निर्मित होती है, जिसका निर्माण धनाकार होता सीलिया युक्त एपिथेलियम से होता है, ठीक है। एक ये जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, स्पंजी लेयर होती है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग सिक्रेटरी फेज। अब सिक्रेटरी फेज में क्या होगा, अपन ने इतना टाइम तो क्या किया, अब मासिक धर्म वापस आएगा। तो अंडोत्सर्ग के पश्चात जैसे अंडा उसके अंदर आ गया, ठीक है, अंडा कहाँ से आया, ओवेरी से, किस में आ गया, ओवेरी से सीधा फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अंडोत्सर्ग के पश्चात प्रारंभ होती है इस अवस्था की कुल अवधि अवधि मासिक चक्र के 14वें दिन से 28 दिन तक होती है। इस अवस्था के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो स्त्रवण है वो निरंतर रूप से बना रहता है, जिसके प्रभाव से कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो कि एंडोमेट्रियम के विकास में सहायक होता है। इस अवस्था में कार्यात्मक परत की मोटाई 3.5 mm हो जाती है। देखेंगे इसके अंदर, देखो अंडोत्सर्ग होने के बाद भी क्या होगा, रेगुलर 14वें दिन से लेकर के, भाई 13 दिन तक तो ये हो गया। अब 14वें दिन क्या हुआ कि भाई अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग का मतलब अंडा वहां से फ्री हो गया है, ओवेरी से फ्री होकर के फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब वो तैयार है कि इस पर माए और उसको फर्टिलाइज करे, लेकिन वो वहाँ पड़ा रहेगा। तो 14वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक क्या होगा कि बराबर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, रेगुलर निरंतर क्या हो जाएगा, निरंतर रूप से बना हुआ रहेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलर जो होगा सिक्रीट होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, जिसके प्रभाव से कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तन हो जाएगा। किसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्रावित होगा। और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा, जो कि एंडोमेट्रियम का क्या करेगा, विकास और आगे से आगे करता जाएगा। और इस अवस्था में कार्यात्मक परत की जो मोटाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 3.5 mm हो जाएगी, ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे मानसिक चक्र में प्रभावित करने वाले हार्मोन। मानसिक चक्र में प्रभावित करने वाले कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो देखेंगे इसके अंदर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। ये सभी मानसिक चक्र में प्रभावित करने वाले कारक है। मानसिक चक्र में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है इन हार्मोन से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मानसिक चक्र के अंदर क्या जाता है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे नर जनन तंत्र अंग संरचना व कार्य।
नर जनन तंत्र कौन सा होता है, नर जनन तंत्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो देखिए मानव में शरीर, पुरुष के शरीर में, मानव में पुरुष के शरीर में स्थित जनन तंत्र, नर जनन तंत्र कहलाता है। इसके टाइम से हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मानव में पुरुष के शरीर में स्थित जनन तंत्र नर जनन तंत्र कहलाता है, जो कि निषेचन क्रिया है तो शुक्राणु निर्माण का कार्य करता है। मानव का नर जनन तंत्र का निर्माण निम्नलिखित अंगों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से अंगों से मिलकर के बना होता है देखेंगे, इसमें एक तो होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या मानव का जो में जो पुरुष होता है ना, उसमें भी क्या होता है, जनन तंत्र प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा जनन तंत्र कहलाता है, नर जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है, और नर जनन तंत्र में जो कि निषेचन क्रिया हेतु जो निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है, ओवम की जो निषेचन की क्रिया होगी उसके लिए क्या करता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन करने का काम करता है नर जनन तंत्र। ठीक है, इसके दो पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखेंगे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन प्रजनन तंत्र के अंग जो शरीर की बाह्य संरचना का निर्माण करते हैं, इस भाग में सम्मिलित किए जाते हैं। शिशन, पेनिस जिसे कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, और डाइफाइसिस, एपिडाइफाइसिस है ना, उसे कहते हैं डाइडाइमिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा, जो बाहर से दिखाई देते हैं ना जो ऑर्गन, उसके बारे में बताया गया है इसके अंदर, जो बाह्य रूप से हमारे को दिखाई देते हैं। इस भाग में समय के पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, टेस्टिकल्स हो गया, और एपिडाइडाइमिस हो गया ना। ठीक है, ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं, बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं, ये तो क्या हो जाएंगे आपके एक्सटर्नल वाले हो गए, इंटरनल वाले अंदर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद में पेनिस पढ़ेंगे। पेनिस क्या है, ये एक पेशियों से बनी एक बेलनाकार संरचना होती है जो कि उदर के निचले भाग में जुड़ी होती है। पेनिस की संरचना 3 भागों से जुड़ी होती है, एक तो रूट, बॉडी और ग्लैंस पेनिस। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे मूल, ये भाग शिश्न को उदर से जोड़ता है। ये क्या भाग करता है, जो पेनिस है उसको किससे जोड़ के रखता है, रूट, रूट यानी मूल वाला पार्ट है, ये भाग क्या करता है, पेनिस को किससे जोड़ के रखता है, उदर यानी एब्डोमेन से जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे बॉडी, यह बेलनाकार संरचना होती है जो कि आंतरिक कक्षों से मिलकर बनी होती है। ये अनैच्छिक पेशीय संरचना है। 3 आंतरिक धड़नुमा संरचनाओं में से 2 पार्श्वीय संरचनाओं जैसे कॉपरा केरनोसा तथा मध्य की छड़नुमा संरचना को कॉपोरा स्पोंजियोसम कहा जाता है। इन संरचनाओं के मध्य का अवकाश रक्त से भरा होता है, जो कि लैंगिक उत्तेजना के समय रक्त से फूल जाता है, जिससे शिश्न मोटा हो जाता है। आया समझ में, क्लियर है। ये क्या होता है, ये एक बेलनाकार संरचना होती है। ठीक है, बॉडी जो होती है एक बेलनाकार संरचना होती है जो आंतरिक कक्षों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनैच्छिक पेशीय संरचना, ये अनैच्छिक पेशीय संरचना होती है। इसके अंदर क्या होता है, इन संरचनाओं में क्या होता है, पार्श्व संरचनाओं को कॉर्पोरा कैरियरनोसा तथा मध्य की छड़नुमा संरचनाओं के कॉर्पोरा स्पोंजियोसम कहा जाता है। ठीक है, इन संरचनाओं के मध्य क्या होता है, अवकाश होता है, उस अवकाश के अंदर क्या जाता है, ब्लड भरा होता है। ठीक है, ब्लड भरा होता है, और ये ब्लड क्या होता है, लैंगिक उत्तेजना के दौरान, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान क्या हो जाता है, ये रक्त क्या हो जाता है, रक्त फूल जाता है। ये रक्त क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शिश्न जो होता है, वो जो पेनिस होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे ग्लैन पेनिस यानी शिशन मुंड। ये पेनिस का सबसे ऊपरी त्रिकोणाकार भाग होता है जो कि कॉर्पोरा स्पोंजियोसम से बना होता है। इस भाग में संवेदन तंत्रिकाओं की अधिक आपूर्ति होने से लैंगिक उत्तेजना का प्रमुख स्रोत है। ग्लैंस पेनिस की ऊपरी सतह पर ढीली त्वचा होती है जिसे फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, ये पेनिस का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है, कॉर्पस स्पोंजियम से बना होता है। इस भाग में क्या हो जाता है, संवेदी तंत्रिकाओं यानी कि जितनी भी नर्व सेल्स होती है, सब नर्व जो होती है, नर्व ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें नर्व आपूर्ति जो होती है सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। ये लैंगिक उत्तेजना का मुख्य स्रोत है। लैंगिक के यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय पे जो उत्तेजना आती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो ज़्यादा होती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है वहाँ पे, ग्लैंस पेनिस करने का काम करता है। ग्लैंस पेनिस की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या होती है, ढीली होती है, ढीली त्वचा होती है, जिसे क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। प्लीज क्लियर। अब कार्य देखेंगे, पेनिस मैथुन क्रिया का स्रोत है। ठीक है, पेनिस में से ही नर यूरेथ्रा मार्ग गुजरता है, जिससे जिससे किसका, यूरिन का भी उत्सर्जन होता है, और किसका भी उत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है, पेनिस मैथुन क्रिया का स्रोत है। मैथुन क्रिया का स्रोत है जो सिक्रीट करता है, किसको सिक्रीट करने का काम करता है, ये स्पर्म को, जो स्पर्म होता है आपका, सीमन होता है, उसको भी सिक्रीट करने का काम करता है।
पेनिस से ही नर यूरेथ्रा मार्ग जुड़ता है जिससे यूरिन का उत्सर्जन होता है। यूरिन है ना, यूरिन का उत्सर्जन भी किया जा सकता है। इसमें पेनिस में से क्या होता है, यूरेथ्रा मार्ग भी जुड़ी होती है, इसलिए यहाँ से क्या किया जा सकता है, यूरिन का भी उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि आप स्क्रोटम, ये ढीले थैलेनुमा संरचना होती है जो कि पेनिस के पीछे की ओर लटकी होती है, अवस्था में स्थित होती है। वृषण कोश की त्वचा गहरी पिगमेंटेड होती है, शुक्राशय 2 खंडों में बटा होता है जिससे प्रत्येक खंड में टेस्टिस स्थित होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में रक्त व तंत्रिका की आपूर्ति होती है। ठीक है, ये क्या होती है, थैलेनुमा संरचना होती है, नीचे की तरफ इस तरीके से लटकी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, वृषण कोश की त्वचा गहरी और पिगमेंटेड होती है। इसकी जो त्वचा होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा गहरी और पिगमेंटेड होती है। तो ये 2 खंडों में बटी होती है, 2 खंडों में, 2 भाग में डिवाइड, एक दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, प्रत्येक खंड में टेस्टिस वृषण टेस्टिस स्थित होता है। यहाँ पे भी एक टेस्टिस होता है, यहाँ पे भी एक टेस्टिस प्रजनन होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में रक्त व तंत्री की आपूर्ति, इसमें पर्याप्त मात्रा के अंदर ब्लड भी होता है और क्या हो जाता है, तंत्री की आपूर्ति यानी नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वृषण को बाह्य वातावरणीय ताप परिवर्तन से बचाना, जो बाहर का जो वृषण क्या करती है, ये बाहर का जो वातावरणीय ताप है उससे बचाने का काम कौन करती है, ये क्या करती है, कौन करता है, स्क्रोटम वाला पार्ट करता है, टेस्टिस को बचाने का काम करता है। समझ में क्लियर है। और इसके बाद देखेंगे टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स वृषण संरचना में अंडाकार होते हैं जो कि वृषण कोश के प्रत्येक खंड में स्थित होते हैं। भ्रूणीय विकास के दौरान 7 माह होने पर वृषण उदरीय गुहा से वृषण कोश में स्थानांतरित हो जाता है। ऐसा इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये अंडाकार होता है, इस तरीके से ये अंडाकार होता है, ये तो स्क्रोटम है पूरा आपका। ठीक है, और ये टेस्टिस है, ये गोले जाने, ये टेस्टिस है, ये इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरीके से निकलते हैं ऐसे। आया समझ में, ये इस तरीके की टेस्टिस होती है। ठीक है, ये दोनों खंड में, प्रत्येक खंड में प्रेजेंट होती है, एक खंड या दूसरा खंड, ये दोनों खंडों में प्रेजेंट है। ठीक है, और जब भ्रूणीय विकास होता है ना, तो 7 माह तक तो ये किसमें पड़ी रहती है, उदर में पड़ी रहेगी। ये 7 माह तक तो उदर में पड़ी रहती है, यानी एब्डोमेन में पड़ी रहती है, और 7 माह बाद में क्या कर देती है, वापस स्क्रोटम में आके बैठ जाती है। 7 मंथ बाद ये कहाँ जाती है, स्क्रोटम में, स्क्रोटम में आ जाती है। आया समझ में। टेस्टिकल्स वृषण जिसे कहते हैं। संरचना क्या होती है, वयस्क अवस्था में प्रत्येक वृषण की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर से चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। वृषण की संरचना में 3 स्तर होते हैं जो कि निम्नलिखित है। एक तो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा और ट्यूनिका वेजाइनिलिस। ठीक है, ये 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। ये इसकी संरचना में ये 3 पार्ट होते हैं, इसके अंदर मिलकर के बना होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सेमीफेरस, उसके बाद में है सेमीफेरस ट्यूब। सेमीफेरस ट्यूब क्या होती है, ये प्रत्येक वृषण की आंतरिक सतह में शुक्र जनन नलिका स्थित होती है जो कि संख्या में 800 से भी अधिक होती है। ठीक है, इन नलिकाओं में लंबाई 225 मीटर होती है। इन नलिकाओं में आंतरिक सतह पर 2 प्रकार की कोशिकाएं स्थित होती है जो कि निम्नलिखित है। एक तो शुक्र जनन कोशिका और एक स्ट्रोली कोशिका। ये शुक्र जनन कोशिका जो होती है ये क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, और स्ट्रोली कोशिका होती है ये परिपक्व होते हैं और शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। स्ट्रोली कोशिका जो होती है क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रोवाइड करने का काम करती है, और शुक्र जनन कोशिका जो होती है वो शुक्राणु का निर्माण करने का काम करती है। सेमीफेरस ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, एक आंतरिक संरचना होती है जो क्या करती है, जिसे जनन नलिका, ये जनन नलिका में, यहाँ पे जनन नलिका स्थित होती है जो कि संख्या में 800 से भी अधिक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 225 मीटर होती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी आंतरिक सतह पर 2 प्रकार की कोशिका और कौन पाई जाती है, कौन कौन सी पाई जाती है, तो शुक्र जनन कोशिका पाई जाती है और एक सेट्रोली कोशिका पाई जाती है। सेट्रोली शुक्र जनन कोशिका जो होती है शुक्राणु का फॉर्मेशन करने का काम करती है। सेट्रोली कोशिका क्या होती है, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। क्लियर। कार्य क्या होता है वृषण का, वृषण द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाता है, शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। क्लियर, छोड़ो आगे पढ़ो। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस ये कुंडलियों से लगभग 20 इंची लंबी संरचना होती है जो कि वृषण के पश्चिम भाग में स्थित होती है। कार्य संकलन से पूर्व तथा शुक्राणुओं को संचित करके रखना, शुक्राणुओं को एजुकुलेशन ट्यूब तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है, और क्रमान कुंचन गति द्वारा शुक्राणुओं को संकलन वाहिका तक पहुंचाने में काम करती है। ये क्या करती है, कुंडलीनुमा संरचना होती है जो क्या होती है 20 इंची लंबी होती है। ठीक है, और वृषण के पश्चिम भाग में स्थित होती है। पीछे वाले जो स्क्रोटम वाला पार्ट है ना, ये इस तरीके का स्क्रोटम इसकी जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्य क्या करती है, ये शुक्राणुओं को स्खलन करने का काम करती है, शुक्राणुओं को एजेकुलेट ट्यूब में पहुंचाने का काम भी करती है, मार्ग प्रदान करती है, और इसके अलावा क्या शुक्राणुओं को स्खलन बाहर निकालने के लिए सहायक भी होती है, बाहर निकालने में शुक्र वाहिकाओं में बाहर निकालने के लिए सहायक होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इंटरनल जेनाइटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं,
इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या पुरुष के प्रजनन काल के तंत्र, प्रजनन तंत्र के वे अंग जो शरीर के अंदर आंतरिक भाग के अंदर की तरफ जो इंटरनल जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंतरिक भाग कहलाते हैं। ठीक है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वेस्ट डिफेंस होता है, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, यूरिथ्रा होती है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और उसके बाद में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। ठीक है, ये अलग अलग तरह की जो है ना बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट्स होती है। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग वेस्ट डिफेंस क्या होती है। एपिडिडाइमस की संरचना में आगे वृद्धि होकर शुक्र वाहिका का निर्माण होता है। ये संख्या में 2 होती है तथा एपिडिडाइमस और संकलन वाहिकाओं के मध्य स्थित होती है। ठीक है, एपिडिडाइमस की संरचना में आगे वृद्धि होती है और क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिकाओं का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती है तथा एपिडिडाइमस और संकलन वाहिकाओं के साथ मध्य स्थित होती है। शुक्र वाहिका के चारों ओर स्वायत्त तंत्रिकाओं, शिराओं, वृषणी धमनिकाओं, लसिका तथा संयोजी ऊतकों का आवरण होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है? शुक्र वाहिका के चारों ओर क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिकाओं, शिराओं, वृषणी धमनिकाओं, लसिकाओं तथा क्या होता है? संयोजी ऊतक जितने भी होते हैं उनका क्या हो जाता है? एक आवरण। आवरण का मतलब एक इस तरीके से परत बन जाती है, पूरी परत बन जाती है। और शुक्र वाहिका की संरचना उदर की इगाइनल कैनाल के सहारे सहारे उदर के निचले भाग पर आ जाती है, जहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, कपोशम शुक्राशय की नलिकाओं से जुड़कर सकलन वाहिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, लास्ट में क्या जाती है? लास्ट में किसके पास आके बैठ जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आएगी। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी? उसके साथ में शुक्राशय की नलिकाओं से जुड़ जाएगी और वहाँ पे क्या करने लग जाएगी? संकलन वाहिकाओं द्वारा क्या करने लगेगी? सिक्रेशंस करने का काम करती है। कार्य क्या है? शुक्राणुओं को संकलन वाहिकाओं तक मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है शुक्र वाहिका। आया समझ में? उसके बाद देखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है? इजैकुलेशन करने का काम करती है। संकलन वाहिका का निर्माण शुक्र वाहिकाओं तथा शुक्राशय की नलिकाओं से के मिलने से होता है। स्खलन वाहिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। संकलन वाहिका यूरेथ्रा में खुलती है। आया समझ में? संकलन वाहिका का निर्माण कहाँ से होता है? शुक्र वाहिका तथा शुक्राशय की नलिकाओं से मिलने से होता है। ठीक है, संकलन वाहिका की लंबाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। संकलन वाहिका यूरेथ्रा में खुली है, यूरेथ्रा में खुली रहती है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता है? ये एक मूत्राशय से मूत्र लाने वाली नलिका होती है जो पुरुषों में वीर्य संकलन का कार्य भी करती है। यौन क्रिया के दौरान पेनिस इरेक्टेड अवस्था में आ जाता है, मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि वीर्य का संकलन ही हो पाता है। ऐसा होता है कि ये क्या करती है? मूत्र मार्ग से, मूत्राशय से क्या करती है? ब्लैडर जो होता है ना, उससे क्या करने का काम करती है? यूरिन को लाने का काम करती है। लेकिन जब क्या होता है? जब मान लीजिए लाने का काम करती है, कोई कंडीशन में क्या होता है कि जब पेनिस जो होता है ना वो इरेक्टाइल अवस्था में आ जाता है। इरेक्टाइल अवस्था में आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है? ये क्या कर देती है? मूत्र मार्गों को बंद कर देती है और ओनली फॉर क्या करती है? वीर्य को ही संकलित करने का काम करती है यूरेथ्रा। ऐसा समझिए, दोनों काम करती है। यूरिन का भी सिक्रेशन करने का, यूरिन को भी बाहर कर निकालने का काम करती है और उसको क्या बोलते हैं, और वीर्य को भी बाहर निकालने का कार्य करती है, स्खलन करने का काम करती है। ठीक है, आया समझ में? शुक्राशय नलिका कौन सी? सेमिनल वेसिकल्स में ये मूत्राशय के पास स्थित थैलीनुमा संरचना होती है। इनके द्वारा फ्रक्टोज नामक पदार्थ का स्रावित किया जाता है जो शुक्राशय के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में पाया जाता है। सेमाइनल नलिकाओं द्वारा स्रावित से वीर्य की अधिकांश मात्रा का निर्माण होता है। ठीक है, आया समझ में? शुक्राशय नलिका क्या होती है? सेमाइनल्स जो वेसिकल्स होती है वो क्या होती है? ये मूत्राशय के पास स्थित होती है। ठीक है, थैलीनुमा संरचना होती है। ये इनके द्वारा किसका निर्माण होता है? फ्रक्टोज नामक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जो क्या करती है? शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। एक ऊर्जा का स्रोत होता है ये। ठीक है, और ये क्या करती है? वीर्य के अधिकांश मात्रा का निर्माण करती है। वीर्य का जो अधिकांश मात्रा जो होती है ना वो किसके द्वारा होती है? सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा ही होती है, क्योंकि ये किसका सिक्रेशन करती है? फ्रक्टोज नामक पदार्थ का सिक्रेशन करती है, जो क्या करता है? शुक्राणुओं को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। आया समझ में? क्लियर? सेमिनल वेसिकल। उसके बाद में देखेंगे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? यकृत की संरचना के समान ग्रंथियां होती है जो कि मूत्राशय के निचले व गुदा के सामने वाले भाग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यकृत के समान की संरचना होती है ये। ठीक है, जो मूत्राशय के निचले वाले भाग में प्रेजेंट होती है और गुदा के सामने वाले भाग के अंदर प्रेजेंट होती है। वीर्य संकलन के दौरान ये ग्रंथियां भी द्रव्य को स्रावित करती है। वीर्य संकलन होता है जब ये भी क्या करती है? शुक्राणुओं के साथ में एक द्रव सिक्रीट करती है जो श्वेत क्षारीय प्रकृति का होता है। जो श्वेत क्षारीय प्रकृति का होता है, जो क्या करता है? शुक्राणुओं को योनि में स्थित शुक्राणु जो होते हैं वो योनि के अंदर जो अम्ल होता है ना उससे मर न जाए, शुक्राणु क्या होता है? योनि के अंदर क्या होता है? अम्ल होता है।
ठीक है, एसिड होता है, उससे मर ना जाए इसलिए क्या करने का काम करता है ये, क्षार प्रकृति का होता है, क्षार जाके वहाँ पे छोड़ देता है कि क्या होता है, शुक्राणु बचे हुए रहते हैं। ठीक है, सुरक्षित रखने का काम करता है, शुक्राणुओं को वेजाइना के ऊपर भी सुरक्षित रखने का काम करता है ये। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है समझ में। इसके बाद में देखेंगे बल्बो यूरिथ्रल कॉपर ग्लैंड जिसे कहते हैं, इसका आकार मटर के दाने के समान होता है, संख्या में 2 होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के पास वाले भाग में स्थित होती है। ठीक है, यौन इच्छा के दौरान इनसे साफ क्षारीय द्रव स्रावित किया जाता है। यौन इच्छा जो होती है, यौन जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है उसमें पे किया जाता है, इनके द्वारा क्षारीय द्रव स्रावित किया जाता है, जो कि योनि में स्थित अम्ल से शुक्राणु सुरक्षा प्रदान करता है। इस द्रव की सहायता से शीशन का अग्रभाग चिकना बना रहता है। मैं समझ में, ये क्या करती है, शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करती है, द्रव का सिक्रेशन करती है, और शीशन के आगे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या करती है, चिकना प्रदान करती है, ताकि कि वो आसानी सेक्सुअल जो आपका सेक्सुअल एक्साइटमेंट है और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है, उसके अंदर भी हेल्प करने का काम करती है समझ में। काउपर ग्लैंड जो होती है समझ क्लियर, ये भी क्या करती है, क्षारीय द्रव का सिक्रेशन करने का काम करती है, जो क्या करती है, योनि के ऊपर जो अम्ल होता है उसको उसमें शुक्राणु को सेव करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन किस तरीके से, प्रजनन क्रिया द्वारा प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन किस तरीके से होगा ये देखेंगे हम लोग। इसके अंदर देखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रजनन क्रिया द्वारा जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने हेतु मानव प्रजनन क्रिया के लिए नर व शुक्राणु मादा अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे मानव भ्रूण का निर्माण होता है। अपने पहले पढ़ा कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन होगा, निषेचन के बाद में मानव भ्रूण का निर्माण होने का प्रोसेस होती है। ठीक है, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया प्रजनन का आधार होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रजनन का आधार होती है। इनके निर्माण को गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, गेमेटोजेनिसिस कहा जाता है। जो पूरी प्रोसेस है नर के शुक्राणु का जो निर्माण और मादा के अंडाणु का निर्माण है, ये जो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर दोनों दो प्रकार की जो होती है, फीमेल के अंदर अलग होती है, मेल के अंदर होती है। फीमेल के अंदर अंड जनन जिसे oogenesis कहते हैं, और मेल के अंदर क्या होती है, शुक्र जनन जिसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। देखेंगे सबसे पहले oogenesis, मादा जननांगों में अंडे का निर्माण होना। अंडे का निर्माण की प्रक्रिया जो कहलाती है, क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है, या oogenesis की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह वह प्रक्रिया जिसमें परिपक्व अंडे का निर्माण होता है और अंड जनन कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, परिपक्व अंडे का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, oogenesis की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया क्या होती है, अंड जनन की क्रिया अंडाशय के वलकुट क्षेत्र में संपन्न होती है। सर्वप्रथम वलकुट में स्थित प्राइमोडियल कोशिकाएं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 XX होती है, में परिवर्तन होता है। प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है, जिसके लिए अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है। प्रत्येक प्राथमिक oocyte के चारों ओर ग्रेन्युलों की परतों का निर्माण होता है, जिससे बनी संरचना को प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, यह अर्धसूत्री विभाजन अंडोत्सर्ग के 36 से 48 घंटों में पूरा हो जाता है, और द्वितीय oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है, और द्वितीय oocyte के साथ में प्रथम पोलर बॉडी बनती है। आया समझ में, क्लियर है। इसमें कुछ नहीं है कि जो oocytes के फॉर्मेशन होंगे, पहले प्राथमिक oocytes का फॉर्मेशन होगा, प्राथमिक oocyte से मिलकर प्राथमिक oocyte के बाद में क्या हो जाएगा, प्राइमोडियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्राइमोडियल फॉलिकल्स के बाद में क्या हो जाएगा, द्वितीय oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। द्वितीय oocyte से क्या बन जाएगी, एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे ओव्यूलेशन क्या होता है। परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल्स के द्वितीय oocyte के बाहर आ जाने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्रिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में होती है, तो क्लियर ही है। ठीक है, जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा ही होती है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया बाहर होती है। द्वितीय oocyte के चारों ओर जोना पेलिशिटा के स्तर का निर्माण हो जाता है, कुछ परतें कोरोना रेडिएटर से बनी होती है, इस प्रकार में निषेचन होता है। द्वितीय oocyte के अंदर क्या हो जाता है, चारों ओर जोना पेलिशुडा और कोरोना रेडिएटा की बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। निषेचन नहीं होने की स्थिति में द्वितीय oocyte का डीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, और निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, द्वितीय oocyte जो होगा उनका क्या हो जाएगा, टूट करके बाहर खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होने लग जाएगा वो है। यदि शुक्राणु द्वितीय oocyte के संपर्क में आ जाता है तो कोरोना रेडिएटा तो कोरोना पेलिशुडा को पार करके द्वितीय oocyte के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है। इस स्थिति में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक ओवम और एक ध्रुवकाय का निर्माण हो जाता है, और अंडजनन की क्रिया को निम्नलिखित रेखाचित्र समझ। क्लियर, आगे समझ में। यदि निषेचन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा। निषेचन हो गया तो जोना पेलिशुडा कोरोना रेडिएटा इनको तोड़ते हुए द्वितीय oocyte की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएगा शुक्राणु। प्रवेश करने के बाद में क्या कर देगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक ओवम और एक ध्रुवकाय का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक मेच्योर ओवम। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसका व्यास 120 माइक्रो होता है। अंडे में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी होती है। गुणसूत्र अंडाणु की कोशिका झिल्ली को वेटिलाइन
झिल्ली कहा जाता है, ठीक है, जिसमें जोना पेलिस्टिडा होती है, कोरोना रेडिएट होता है। जोना पेलिस्टिडा वेंटिलाइन झिल्ली के मध्य अवकाश होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्राइवेटिलाइन स्पेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कुछ नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है नर के अंदर जो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नर के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है वृषण में स्थित स्पर्मेटोगोनिया की गोनियम कोशिका स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जो कि 4 चक्र बनता है। शुक्र जन्म की क्रिया लगभग 64 दिन के अंदर पूर्ण होती है, ठीक है। क्लियर आ गया समझ में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे फर्स्ट साइकिल क्या होती है। इस चक्र में 2 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट विकसित होकर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, जो समसूत्रण द्वारा बनते हैं। अब धीरे धीरे किस तरीके से बनता है उसके बारे में। फर्स्ट साइकिल में क्या होता है, 2 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स विकसित होंगे और स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करेंगे, जो समसूत्रण विभाजन द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सेकेंडरी साइकिल में क्या होगा, सेकेंडरी साइकिल में जो प्राथमिक oocyte थे उनमें प्राथमिक oocyte में क्या हो जाएगा, इस चक्र में प्राथमिक oocyte में क्या हो जाएगा, वापस अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या हो जाएगा, 2 स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। इन स्पर्मेटोसाइट में से एक में गुणसूत्रों की संख्या 23+X और दूसरे गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 23+Y होती है, ठीक है। तृतीय चक्र में क्या होगा, इस चक्र के दौरान 2 स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद 4 स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो जाएगा। 23+X 23+X 23+Y 23+Y का सत्य हो जाएगा ना, ये काट देंगे आप, ठीक है। 23+X 23+X 23+Y 23+Y का निर्माण हो जाता है, आ गया थर्ड साइकिल के अंदर। और उसके बाद में फोर्थ साइकिल में क्या होगा, इस अवस्था में चारों स्पर्मेटिड्स द्वारा स्पर्मोटा का जुआ का निर्माण हो जाता है, जिन्हें सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में मुक्त कर दिया जाता है। प्रथम चक्र स्पर्मेटोजेनेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न रेखांक के द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। मैं समझ में क्लियर है। फोर्थ साइकिल में क्या हो जाएगा, चारों स्पर्मेटिड्स जो होंगे स्पर्मोटा जुआ का निर्माण हो जाता है, जिससे सेमीफेरस ट्यूब्यूल में मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, नर जो मादा प्रजनन में युक्त युगम का स्पर्म और ओवम का क्या हो जाना, एक दूसरे के साथ में संयुक्त होना, वो क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। निषेचित होना क्या कहलाता है, एक दूसरे के साथ में निषेचन होना, इनको निर्माण हो जाना, वो क्या कहलाती है, इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। निषेचन अंडाणु तथा शुक्राणु का क्या होना हो जाना, यानी अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होना, क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। आया समझ में। उसके बाद में उद्देश्य देखेंगे, अंडाणु में भ्रूणीय विकास को प्रारंभ करना, प्रजाति के वंशानुक्रम को बनाए रखना, सामान्य निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला एम्प्यूला 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 क्षेत्र में संपन्न होती है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। निषेचन की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग होने के 24 से 48 घंटे के बाद में पूर्ण हो जानी चाहिए, नहीं तो अंडे में डीजनरेशन शुरू हो जाता है। निषेचन की क्रिया को निम्नलिखित तीनों भागों में बांटा जा सकता है, यानी 14वें दिन जब अंडा बाहर आता है ना, उस समय पे उसके अंदर 24 से 48 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, फर्टिलाइज ओवम और स्पर्म के बीच में क्या कर लेना, क्रॉसिंग करा लेनी। यदि नहीं कराते हैं तो ओवम जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, वापस क्या खत्म होने लग जाएगा, ठीक है। और यदि वो खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, आगे समझ में। यानी कि जो काम सारा होगा फैलोपियन ट्यूब होगा, फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होगा, एम्पुलरी वाली पार्ट में होगा, एम्पुलरी वाली पार्ट में होगा। और उसके बाद में कब होगा, अंडोत्सर्ग के समय होगा, अंडोत्सर्ग के दूसरे दिन। अंडोत्सर्ग के बाद में अंडाणु जैसे फैलोपियन ट्यूब में आता है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर 24 से 48 घंटे के अंदर काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। निषेचन की क्रिया अंडोत्सर्ग के 24 घंटे के 24 से 48 घंटे के बीच में हो जानी चाहिए। 24 से 48 घंटे के बीच में यदि स्पर्म और ओवम का दोनों का यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर स्पर्म जो ओवम जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिजनरेशन हो जाने लग जाएगा। आया समझ में, डिजनरेशन होने लग जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके उद्देश्य क्या है। उसके उद्देश्य के बाद देखिए, ओवम तथा स्पर्म का एक दूसरे की ओर गमन। इंटरकोस्ट के पश्चात शुक्राणु योनि मार्ग से अंडाणु की ओर गमन करता है। शुक्राणु के अंडाणु तक पहुंचने की प्रक्रिया में 2 कारक महत्वपूर्ण होते हैं, अंडाणु का आकार बड़ा होना और अत्यधिक संख्या में शुक्राणु का प्रवेश। अंडाणु तथा शुक्राणु के संयोजन में इससे स्रावित होने वाले कुछ पदार्थों में सहयोगी होते हैं, जो कि निम्नलिखित। देखो मेरी बात सुनो, इंटरकोस्ट के पश्चात शुक्राणु योनि मार्ग से अंडाणु की ओर गमन करते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अंडाणु की तरफ जाते हैं, ठीक है। फीमेल की वेजाइनस होते हुए अंदर की तरफ जाते हैं, और अंडाणु तक पहुंचने में क्रिया में 2 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एक तो अंडाणु का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, अंडाणु का आकार जो होता है बड़ा होना, और अत्यधिक संख्या में शुक्राणु का प्रवेश। अंडाणु तथा शुक्राणु के संयोजन में इनसे स्रावित होने वाले कुछ पदार्थों में सहयोगी होते हैं। अब बहुत सारे शुक्राणु बहुत सारे जाते हैं एक अंडे को पेनिट्रेट करने के लिए, बहुत सारे शुक्राणु जाते हैं, लेकिन जिसमें जो ताकत होती है ना, वही शुक्राणु जो होता है वो अंडे को पेनिट्रेट कर पाता है। मैं समझ में। उसके बाद में देखेंगे अंडाणु के स्रावित पदार्थ कौन कौन से हैं, फर्टिलाइजिंग और गाइनोगेमेनोस,
ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में देखेंगे स्पर्म से स्त्रावित पदार्थ कौन से होते हैं। स्तन से स्त्रावित पदार्थ हो सकते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है, और एंडोगेमिनोज। इस प्रोटीन में जातिगत रूप से विशेषता पाई जाती है। इन प्रोटीन्स के अंदर क्या जाती है, जातिगत रूप से विशेषता पाई जाती है। क्लियर है। स्पर्म द्वारा स्त्रावित होता है। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश किस तरीके से होता है, तो शुक्राणु के एक्रोसोम्स द्वारा जो एंजाइम रिलीज किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, हाइलेरोनिडाइज एंजाइम कहते हैं। हाइलेरोनिडाइज एंजाइम जो होता है वो सीक्रेट होता है। वो क्या करता है, कोरोना रेडियोटा ओवम की जो बाह्य परत होती है कोरोना रेडियोटा, उसको क्या कर देता है, जोना पेलिशोटा को घोल देता है। कोरोना रेडियोटा क्या करता है, जोना पेलिशोटा को घोल देता है और शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। ओवम का सक्रिय शुक्राणु के अंडाणु में संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाता है तथा संपर्क वाले स्थान पर एक त्रिकोणाकृति वृद्धि बना लेता है, जिससे रिसेप्टर कोण कहा जाता है। इससे रिसेप्टर कोण के साथ ही स्पर्म अंडाणु की कोशिकाओं द्रव्य में प्रवेश कर जाता है। यह अंडाणु की फेगोसाइटोसिस क्रिया कहलाती है। शुक्राणु के अंडाणु प्रवेश करते ही अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाता है। अंडाणु के चारों ओर निषेचन झिल्ली बन जाती है, जिससे दूसरा शुक्राणु अंडाणु प्रवेश नहीं कर पाता है। अब ऐसे होता है कि जैसे ही अंडाणु शुक्राणु के अंदर, शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के अंदर जैसे प्रवेश करता है ना, जैसे प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा कि उसके द्रव के अंदर चला जाएगा, और द्रव में जैसे चला जाएगा तो क्या होगा, वो एक बाहर की तरफ एक झिल्ली बना लेगा। बाहर की तरफ झिल्ली बना लेगा ताकि क्या होंगे, जो दूसरे जो स्पर्म पड़े हैं वो तो उन अंडे के अंदर प्रवेश ना कर सके। आया समझ में, क्लियर है। सेंट्रियोल से विभाजन होगा, दो तारके बनते हैं जो अंडाणु के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इस अवस्था में अंडाणु के केंद्र को फीमेल प्रोन्यूक्लियस तथा स्पर्म के केंद्र को मेल प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। दोनों प्रोन्यूक्लियस परस्पर गति करके पास में आ जाते हैं, दोनों की केंद्र झिल्ली विलुप्त हो जाती है तथा दोनों के केंद्र परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, जिससे दोनों केंद्रों में स्थित गुणसूत्र मिश्रित हो जाते हैं। इस क्रिया को एम्फीमैक्सिस कहते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब दोनों अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे के साथ, ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे ना, तो इनके जो केंद्रक हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। केंद्रक जैसे होंगे तो गुण भी एक हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या कर जाएंगे, मिश्रित गुण वाले बन जाएंगे। और मिश्रित गुण वाले मिल जाएंगे और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एम्फीमेसिस मिक्सेजी कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस दोनों जो है एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे, विपरीत की तरफ जाएंगे, विपरीत के बाद में वापस एक दूसरे के पास आकर के एक दूसरे से मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ में संयुक्त हो जाएंगे, और संयुक्त होकर के क्या हो जाएंगे, मिश्रित गुणसूत्र वाला एक फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। है समझ में। उसके बाद में इम्प्लांटेशन क्या होता है, निषेचन के पश्चात भ्रूणी विकास के लिए भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना आरोपण कहलाता है। निषेचन के पश्चात बनी संरचना भ्रूण बड़ी संरचना भ्रूण कहलाती है। भ्रूण में समसूत्री विभाजन द्वारा निषेचन के 30 घंटे के भीतर दो कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। इससे मोरुला अवस्था कहते हैं। यूट्राइन ट्यूब में 3 दिन तक इस अवस्था में रहने के पश्चात मोरुला यूट्राइन गुहा में सक्रिय भाग से गर्भाशय ऑस्टियम की सहायता से प्रवेश कर जाता है। अब इम्प्लांटेशन में क्या होता है, निषेचन के पश्चात जैसे निषेचन हुआ उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जैसे निषेचन होगा, निषेचन के बाद में 2 सेल जाइगोट बनेगा, जाइगोट से 4 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनता है, 4 से क्या होता है 8 सेल बनती है, 8 से 16 सेल बनेगी, 16 से बहुत सारी सेल जैसे करके लास्ट में कितनी सेल्स के अंदर आ जाता है, 32 सेल 64 सेल के अंदर आ जाता है वो। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो क्या करने लग जाता है, आकर के यूट्रस के अंदर आकर के यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके साथ में जाकर के मिल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद में निषेचन के 4 दिन मोरुला से 16 से 64 कोशिका अवस्था में आ जाता है। अभी मैंने जो बताया वो सब चीजें इसके अंदर। निषेचन के 5वें दिन मोरुला से चारों ओर म्यूकस आवरण का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, कैल्सिनेटेड द्रव निकालकर मोरुला की कोशिकाओं से मध्य अवकाश में निर्मित कर देता है। इस अवस्था में भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था आ गई। ठीक है, इसके बाद जोना हैचिंग प्रक्रिया द्वारा ट्रेफोक्टोडम कोशिकाएं यूट्रस की एंडोमेट्रियम को भेद कर ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय दीवार में संकलन कर देती है। जोना पेलिशोटा का विघटन कर भ्रूण का बाहर निकलना जोना हैचिंग कहलाता है। ठीक है, आया समझ में। लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐसे जाकर के एंडोमेट्रियम लेयर से मिल जाएगी। और जोना पेलिशोटा का विघटन भ्रूण का बाहर निकलना जोना हैचिंग कहलाता है। मोरुला की बाहरी तरफ स्थित कोशिकाओं में टेफोक्ट्रोम बनाती है, जो भविष्य में कोरियन का निर्माण करती है तथा आंतरिक कोशिकीय समूह एम्ब्रियो बनता है। इम्प्लांटेशन निषेचन के 7वें से 8वें दिन पूर्ण हो जाता है। इम्प्लांटेशन क्या जाएगा, कब हो जाएगा, निषेचन हुआ, निषेचन के 7वें से 8वें दिन के अंदर क्या लग जाता है, पूर्ण हो जाता है इम्प्लांटेशन। क्लियर है, थैंक यू।